आ गई थी। फलक ने भी कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। उबैद और आयशा को भी वापस जाना था। मेरा भी अपनी चीज़ें समेट रही थी। हल्की सी दस्तखत के साथ दरवाज़ा खुला और वो यूं ही खड़ी अपनी चीज़ें समेटती रही। जो कि इस वक्त कौन हो सकता है, वो जानती थी कि उसने आते ही आहिस्ता से अपने हिसाब में लिया। मेरा के लब अपने आप मुस्कुराहट में ढले। तो सुबह फिर जा रहे हो? अब शिकवा था या अफसोस मिरहा समझ ना सकी। जाना तो पड़ेगा ना, उसने यूं ही बैग में चीज़ें डालते हुए कहा। नहीं मत जाए, साफ मना किया गया। आप बचे हैं क्या? मुर्तज़ा मिरहा ने हंसते हुए कहा और अपना रुख मुर्तज़ा की तरफ किया। हाँ, शायद आपके मामले में प्यार से उसके गाल को छूते हुए कहा गया। अच्छा छोड़े मुर्तज़ा, मुझे पैकिंग करने देना। उसका रुख वो दोबारा बैग की तरफ करते उसके कंधे पर टोरी टटकाए। मुर्तज़ा बोला, सुबह छोड़ ही देना है, फिर करते रहिएगा मुझे मिस। अच्छा जी, और आपसे किसने कहा है कि मैं आपको मिस करने वाली हूँ? मिरहा ने जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए पूछा। अच्छा तो आप मुझे मिस नहीं करेंगे? इसको छोड़ते बेड पर बैठते हुए मुर्तज़ा ने कुछ खफगी से कहा। हाँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा, वैसे भी मुझे अपना सेमेस्टर कंप्लीट करना है जाके। तो मतलब मैं आपको याद नहीं आऊँगा? मुर्तज़ा ने पूछा। बिल्कुल भी नहीं, मिरहा ने लापरवाही से कहते बैग बंद करके नीचे रखा हुआ। मुर्तज़ा को इसका जवाब कुछ खास पसंद नहीं आया था, तो खामोशी से अपना मोबाइल ऑन करके इसके काम ख़त्म होने का इंतज़ार करने लग गया। मिरहा ने एक नज़र मुस्कुराते हुए मुर्तज़ा को देखा, जो कुछ खफा खफा सा अपने मोबाइल पर न जाने किस चीज़ में मगन हो चुका था। तकरीबन आधे घंटे बाद सारा काम खत्म करते मिरहा दूसरे साइड से बेड पर इसके करीब आके बैठी। मुर्तज़ा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और यूं ही अपने मोबाइल में देखता रहा। मिरहा ने उसके हाथ से मोबाइल पकड़ा और बोली, जब मैं सुबह चली जाऊंगी ना, तो फिर यूं ही मुंह बनाकर बैठे रहिए करेगा। कोई नहीं मनाएगा आपको, तो मत जाओ। मुर्तज़ा अपने काम की बात पर आया। अच्छा तो आपको अच्छा लगेगा आपकी बीवी अनएजुकेटेड हो? मिरहा ने कहा। हाँ तो तुम माइग्रेशन करवा लेती। मुर्तज़ा ने सहूलत से मशवरा दिया। मुर्तज़ा, एक सेमेस्टर की तो बात है, क्या इसकी माइग्रेशन करवानी, और वैसे भी बाबा को अपना कुछ काम वाइंड अप करना है। 6 माह ही तो है बस 6 माह तो ऐसे करिए जैसे 6 दिन है। मुर्तज़ा ने मुंह बनाते कहा, जिस पर मिरहा हंसी और बोली, हाँ बिल्कुल, आपको तो पता चले आप जो हफ्ते हफ्ते और महीनों महीने घर से बाहर रहते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने काम मेरे आने से पहले ख़त्म कर दें। ऐसे ही होगा, मुर्तज़ा ने कहा, क्योंकि बस अब आप यूं ही वापस आएंगी तो हम फ़ौरन शादी कर लेंगे। कितने बेसब्रे आप! मुर्तज़ा शर्म से लाल होते हुए मलिहा ने कहा। उसको अपनी होश में लेते हुए मुर्तज़ा ने कहा, हाँ तो अब मुझे बूढ़े भी तो होना है, सब्र करते करते फिर क्या फ़ायदा शादी का। उफ! मुर्तज़ा इस कदर बेबाक गुफ्तगू पर मिरहा उसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई थी। मुर्तज़ा ने कहका लगाते हुए उसका सर चूमा। यूं ही मुर्तज़ा के सीने पर सर रखे मिरहा ने पूछा, अब आप क्या करेंगे? मुझे मिस याद तो नहीं उन्हें किए जाते जिन्हें भूल जाने का डर हो। इन 7 सालों में आप कभी मेरे जहन से निकली ही नहीं हो, याद तो करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आप मुझे याद रहती हैं, और जो हर वक्त याद रहे उसे मिस नहीं किया जाता। मुर्तज़ा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसके इज़हार पर मिरहा की आंखों में हल्की सी नमी उतरी। मुर्तज़ा ने उसकी आंखों को चूमते हुए पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? आप मुझे जानबूझकर इमोशनल कर रहे हैं? मिरहा ने मुंह बनाते हुए कहा। लो जी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, और वैसे भी आप कौन सा मुझे मिस करने वाली हैं, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है? मुर्तज़ा ने मिरहा के ऊपर मज़ीद झुकते हुए कहा। हाँ बिल्कुल भी नहीं करने वाली। मैं आपको मिस इसके सीने पर हाथ रखकर उसे रोकते हुए बोली। एक तो मुर्तज़ा, मुझे समझ नहीं आता, ये बात करते करते आप अपने इतने करीब क्यों आ जाते हैं? पीछे हटे फ़ौरन, मैं यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिल रहा। मुर्तज़ा ने सीधे अंदाज में कहा, और वैसे भी सुबह चली जाएगी तो दूर ही रहूँगा। फिर यूं ही सही रहा। वो बातें करते रहे, कभी एक दूसरे से खफा होते, बहस करते, हंसते मुस्कुराते खूबसूरत यादें बनाते रहे। वक्त पंख लगाए उड़ रहा था। हर किसी ने खुद को अपने काम में गर्क कर लिया था। आज फलक का रिजल्ट आना था, जो सुबह से ही कुछ परेशान घूम रही थी। यूं ही नीचे आई तो मुस्तफ़ा को सामने बैठा देखा, तो उसके पास आते हुए, मुस्तफ़ा भाई आप मेरा रिज़ल्ट तो चेक कर दें। मोबाइल पर ओपन नहीं हो रहा, जिस पर मुस्तफ़ा सर हिलाता ऊपर किया और अपना लैपटॉप उठा कर ले आया। फलक रुखसाना बेगम के पास बैठी नाखून चबा रही थी। मुस्तफ़ा ने सामने बैठी फलक को देखा, जो परेशानी से हलकान हो रही थी, और बोला, फलक आ गया है रिज़ल्ट। क्या आया है? फलक ने सहमे हुए अंदाज में पूछा। कोई हाल नहीं फलक, इतने मार्क्स तो आज तक हमें से किसी ने भी नहीं लिए। क्यों किया? मैं फ़ेल हो गई, फलक ने सदमे में जाते पूछा। हाँ, मुस्तफ़ा ने कुछ अफसोस से कहा और बोला, खुद ही देख लो। जिस पर फलक रुखसाना बेगम से के पास से उठकर भाग के लैपटॉप मुस्तफ़ा की गोद से छीनते अब लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रही थी, और फलक ने एक ज़ोरदार चीख मारी। लैपटॉप सोफे पर रखते हुए वहाँ से कुशन उठाकर ज़ोर से मुस्तफ़ा को दे मारा। कितने झूठे आप भाई, अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता इसका? जिस पर मुस्तफ़ा हंस हंस कर बेहाल हो रहा था। जिस पर रुखसाना बेगम आगे बढ़ी, बोली, क्या हो गया, मुझे भी तो बताओ। फलक पास हो गई। जिस पर मुस्तफ़ा हंसे वो बोला, चाची फिक्र ना करें, पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया फलक ने। जिस पर रुखसाना बेगम आगे बढ़ी और फलक का माथा चूमा और बोली, मुझे यकीन था मेरी बेटी फेल ही नहीं हो सकती। उसकी इस कदर मोहब्बत पर फलक की आंखें एक लम्हे में नम हो गई थी। रुखसाना बेगम ने फ़ौरन उसके आंसू साफ किए और बोली, आप क्यों रो रही हैं? मुस्तफ़ा ठीक कह रहा है, इतने अच्छे मार्क्स कभी किसी ने नहीं लिए है। जिस पर मुस्तफ़ा हंसा वो बोला, ये इसलिए रो रही है कि फेल क्यों नहीं हुई। जिस पर रुखसाना बेगम और फलक दोनों हंस दी। फिर सब ने फलक को बारी बारी मुबारकबाद दी, और वह सारा दिन अब तक गुलाबी चेहरा लिए घर में खुशी से चहकती घूम रही थी। मेहरमा, हेरा, मेरा सब ने बारी बारी उसे कॉल करके मुबारकबाद दी थी। शाम को फ़ाज़ जब घर आया तो फलक के लिए केक भी लेकर आया था, जिसे उसने खुशी खुशी काटा। इसने साल के दरम्यान में एडमिशन लिया था, फिर भी टॉप कर गई। यह इस बात का सबूत था कि वो वाकई ज़हीन थी।
आज का दिन तो उसका बहुत ही स्पेशल गुजरा था। वो चेंज करके सोने लगी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। फलक ने उठकर फ़ौरन दरवाज़ा खोला तो सामने फ़हद खड़ा था। मैं अंदर आ जाऊँ, उसने फलक से पूछा, जिस पर फलक ने मुस्कुराते हुए रास्ता छोड़ा। उसके हाथ में एक गिफ्ट रैप हुआ था जिसे लाकर उसने बेड पर रखा और बोला, आज तुमने इतने अच्छे मार्क्स लिए तो तुम्हें कोई ना कोई गिफ्ट तो देना बनता है। फलक ने खुशी से चहकते हुए कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं हमेशा अपनी क्लास में फ़र्स्ट आती थी। जिस पर फहद मुस्कुराया और बोला, हाँ चलो अब अपने गिफ्ट का ओपन करो। फलक ने जैसे ही रिबन को खींचा तो एक बहुत बड़ा फ़ोटो फ्रेम था। जो ही उसने इस फोटो फ्रेम को घुमाकर उसका रुख अपनी तरफ किया तो उसकी आंखों में एकदम नमी उतरी थी। ये तस्वीर फलक की फैमिली फ़ोटो थी जिसमें फलक के मॉम डैड, उसके भाई और वो थे। आंसू टूट के उसके शीशे पर बिखरे थे और उसने ऐसे से इस तस्वीर को अपनी उंगलियों से छुआ जैसे उन्हें महसूस कर रही हो। फलक, मैंने तुम्हें ये पिक्चर रोने के लिए तो गिफ्ट नहीं की थी। फहद ने उसकी कैफियत समझते हुए कहा। फलक ने आंसू भरी आंखों से फहद को देखा और फिर तस्वीर को एहतियात से बेड पर रखते हुए आगे बढ़ते हुए फहद के सीने से लगी और बोली, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फहद उसके इस तरफ करीब आने पर, उसके पहले दफ़ा खुद को छूने पर हैरान हुआ था। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि शायद अभी सीने से निकलकर बाहर गिर जाएगा। फहद को फ़ौरन ख्याल आया कि वो उसके नामहरम है। उसे खुद से दूर करते हुए बोला, फलक आओ, ये तस्वीर वहाँ दीवार पर लगाते हैं। जिस पर फलक एकदम उससे पीछे हटी। फहद ने उसका चेहरा बगौर देखा। आज फलक के गाल वो रोज़मर्रा वाली तारीफ की तरफ लाल नहीं हुए थे। वो अजीब सा मंजर था। फहद के लिए बार बार गिरती उठती पलके चेहरे पर हया की सुर्खी थी। यह मंजर फहद को बहुत दिलचस्प लगा था। फहद ने आगे बढ़ते हुए फलक से पूछा कि कहाँ लगानी है ये तस्वीर। जिसमें फलक ने इशारा किया जहाँ एक और फैमिली फ़ोटो लगी हुई थी जो कि फलक के जहाँ इन सब घर वालों के साथ बनवाई थी और भी मुख्तलिफ तस्वीर दीवार पर लगी हुई थी जो इसने हेरा की शादी में बनवाई थी। फहद वो तस्वीर लगाता, फलक को गुड नाइट कहता, कमरे से निकल गया था। फिर फलक भी सोने के लिए लेट गई थी, लेकिन पता नहीं उसे फहद को हक करने पर अजीब सी शर्मिंदगी हो रही थी। आज उबैद, आयशा, मिरहा को आए हुए एक हफ्ता हो चुका था। मिरहा और मुर्तज़ा की शादी की तैयारियां उरूज पर थी, जबकि सब इतनी जल्दी हो रहा था कि मिरहा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ऊपर से मुर्तज़ा जो किसी काम के सिलसिले एक माह से घर नहीं आया था, बस घर वालों की ही ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी थी। ये रात का कोई पहर था कि अपने ऊपर किसी की गहरी नज़र महसूस करके उससे बेचैन होकर करवट बदली, लेकिन अपने ऊपर किसी का झुकाव महसूस करके फ़ौरन आगे खोली तो इससे पहले कोई चीख मार दी। मुर्तज़ा ने उसके मुंह पर हाथ रखा और बोला, क्या हो गया मिरहा, क्यों चीख रही हो? मिरहा ने आंखें फैलाते हुए उसे देखा, जो अपनी हरी झील से आंखों में चमक लिए मिरहा के मुंह पर हाथ रखे उसे ही देख रहा था। मिरहा ने गुस्से से अपने हाथ से मुर्तज़ा का हाथ अपने मुंह से उठाया और बोली, आप किसी दिन मेरी जान लेकर ही हटेंगे। मुर्तज़ा उसकी बात को इग्नोर करता मिरहा के ब्लैंकेट में घुसा। नवंबर की आमद से मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था। मुर्तज़ा मुर्तज़ा क्या कर रहे हैं और कब आए आप? क्या करूं, अभी तो कुछ भी नहीं किया मैंने जनाब। इतनी सर्दी है, अभी नहा कर आई हूँ। उसने इसलिए ब्लैंकेट दो इधर, मुझे मिरहा के साथ ब्लैंकेट में लेटते बोला और उसको अपने हिसार में लिया। मुर्तज़ा दूर हटे। वो एकदम मछली थी। उसके ठंडे हाथों से मिरहा ने उसे दूर करते हुए कहा, मैं ये नहीं पूछा कि नहा कर आए, नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि घर कब आए हैं? 1-1.5 घंटा हो गया, मुर्तज़ा ने उस पर झुकते हुए कहा। उसको रोकते हुए मिरहा ने पूछा, टाइम क्या हो रहा है? 3 बज रहे हैं शायद, मुर्तज़ा ने सुकून से कहा। क्या? मिरहा एकदम चीखी थी। मुर्तज़ा ने अपने कान पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हो गया मिरहा, ज़िंदगी में पहली दफ़ा 3 बजे हैं क्या? मुर्तज़ा, आप रात के 3 बजे मेरे कमरे में क्या लेने आए हैं? क्या मतलब क्या लेने आई हूँ? मुर्तज़ा को उसका सवाल बेतुका लगा। मिरहा ने मुर्तज़ा को घूरा लेकिन बोली कुछ नहीं। आपने मुझे मिस किया? मुर्तज़ा ने यूं ही उस पर झुके उसके बालों से खेलते हुए अपनी सांसें मिरहा के सांसों में उलझाते हुए उससे पूछा। उसके सवाल को इग्नोर करते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है मुर्तज़ा, मुझे सोने थे और आप चाहें यहाँ से जाकर सो जाएं। लाजमन अभी तक आप किसी से नहीं मिले होंगे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मुर्तज़ा खफा होते हुए उसको खुद से दूर करते उठा। उसको एकदम खुद को मिरहा से दूर करना मिरहा को अच्छा नहीं लगा। ओके, गुड नाइट कहते हुए मिरहा वापस लेट गई। ठीक है, जा रहा हूँ मैं, गुस्से से कहते हुए उससे पहले बेड से उतरता कि मिरहा ने उसका बाजू पकड़ा। छोड़े ना, आप जाने दें, मुझे क्यों रोक रही हैं? यूं ही खफगी से जवाब आया। कितने बड़े ड्रामेबाज हैं आप, मुर्तज़ा, मिरहा ने अफसोस से कहा था। हाँ तो आपको क्या है, मुर्तज़ा ने कहा। अच्छा ठीक है, मेरी तरफ से देखे, मिरहा ने अब इल्तिजा की। मुर्तज़ा ने नज़र उठाकर देखा और ऐसा हो नहीं सकता था कि वो मिरहा को देखो और भटके ना। मुर्तज़ा की खुद पर जमी नज़र से कंफ्यूज होते मिरहा ने कहा, अब सर्दी नहीं लग रही, ले ले ब्लैंकेट। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुर्तज़ा साफ इनकार किया। उफ मुर्तज़ा, लोगों की बीवियाँ नाराज़ होती हैं, यहाँ दूसरे दिन मेरे शोहर नामदार नाराज़ होकर बैठ जाते हैं। मिरहा ने खासे अफसोस से कहा था। और अब जो जानबूझकर मुझे खफा करती हैं इसका क्या? मुर्तज़ा ने कहा, जब पता है जानबूझकर करती हूँ तो क्यों होते हैं खफा? अच्छा ठीक है बाबा। इससे पहले वो अपना जुमला मुकम्मल करती, मुर्तज़ा ने उसके होठों पर हाथ रखा। आप मुझसे सॉरी मत किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी आंखों में आंखें डाले मुर्तज़ा ने कहा, आप मेरी बीवी और मैं आपको झुकने नहीं दे सकता। इतना हक तो बनता है मुर्तज़ा अहमद की बीवी का कि वो सताया करे, नखरे दिखाया करे। अच्छा जी, तो फिर नाराज़ क्यों होते हैं? मिरहा ने भी उसे देखते हुए कहा, हाँ तो मनाया करे ना बीवियों की तरह।
वापस उसको बाहों में भरते उस पर झुकते हुए मुर्तज़ा ने कहा, मुर्तज़ा प्लीज़। मिरहा ने सरगोशी में कहा और उसको अपने ऊपर झुकता पाकर, यूँ मेरा नाम ना लिया करें। इसकी ज़हमत को खातिर में ना लाते हुए मुर्तज़ा ने प्यार से उसके माथे को होंठों से छुआ। उसके लम्स पर कुछ लम्हे यूं ही आंखें बंद की मिरहा ने उसको महसूस किया और जो ही आंखें खोली तो इनमें हल्की सी नरमी थी और बोली, मैंने आपको बहुत मिस किया। मुर्तज़ा एक बार फिर उसकी आवाज़ भरा गई थी। मुर्तज़ा ने मुस्कुराते हुए उसे अपने सीने से लगाए। थोड़ी देर में बाहर फजर की अज़ान होने लगी और फिर उन्हें नमाज अदा की। मुर्तज़ा, आज तुम मिरहा अपने लिए शादी का जोड़ा पसंद करने जाओगे? बीजा ने टेबल पर बैठते उन्हें हुक्म दिया। बीजा ने, मुर्तज़ा बहुत नखरे करते, मैं मामा या खाला में से किसी के साथ जाकर हम दोनों की शॉपिंग खुद ही कर लूँगी। मिरहा की बात पर बीजा और बाकी सब भी हंस पड़े। फहद बोला, मिरहा मैं तो कहता हूँ अभी भी वक्त है, सोच लो। किस बारे में? मिरहा ने पूछा। ये कि तुम्हें वाकई मुर्तज़ा से शादी करनी है या नहीं? फहद ने हंसते हुए कहा। अभी मिरहा कुछ कहती कि मुस्तफ़ा बोला, फहद सही कह रहा है, देखो इतनी प्यारी तुम हो, तुम्हारे लिए तो कोई भी अपनी जान देने को तैयार हो जाएगा, तो दिल देने की बात तो खैर छोड़ ही दो। या अल्लाह, बीजान आप देख रही है मेरे भाई है या दुश्मन? और क्या खराबी है मुझे? मुर्तज़ा ने बीजान से मुस्कुराते हुए कहा। जिस पर बीजान हंसते हुए बोली, देखो अब कोई कुछ नहीं कहेगा, इतना प्यारा शेर जैसा पोता दे रही हूँ अपनी मिरहा को, और क्या चाहिए? फहद और मुस्तफ़ा एकदम हंसे और हंसी तो मुर्तज़ा को भी आई। बीजान हैरान नज़र से इन तीनों को देखा और बोली, अब क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? बीजान, प्यारा नहीं हैंडसम होता है। मुर्तज़ा ने भी उन्हें कहा, जिस पर बीजान भी हंसी और बोली, हाँ भाई, हैंडसम भी प्यारा होता है। फिर सब हंसने लग गए, लेकिन ये हंसी शायद बहुत मुख्तसर थी। लेकिन बीजान वैसे भी फहद मुस्तफ़ा को बिल्कुल भी नहीं पता। मेरा आप और मुर्तज़ा साथ में ही अच्छे लगते हैं। जिस पर बीजान ने कहा, हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह चाँद सूरज की जोड़ी है। बस फलक तुम ही मेरी बहनों और दुश्मनों को तुम्हें यूँ ही बचपन से अपना भाई समझता है। जिस पर फलक के गाल एकदम एक लम्हे में गुलाबी हुए और उसको देखकर सब हंसने लगे। शाम में सब घर ही आ चुके थे। तकरीबन चाय का दूर चल रहा था और मेरा बीजान को मुर्तज़ा की शिकायतें लगा रही थी कि उसे शॉपिंग करते हुए कितना तंग किया है, लेकिन उनके कपड़े बेहद खूबसूरत थे जो मुर्तज़ा की पसंद की दाद देते थे। मुर्तज़ा का फ़ोन बजा। रिसीव करते हुए उसने कान लगाए से तो एक रंग उसके चेहरे पर आया और एकदम परेशानी में खड़ा हुआ। क्या हुआ मुर्तज़ा, सब ठीक है? मेरा ने यूं ही बेटे उससे पूछा। हाँ सब ठीक है, अपनी आवाज़ को काफ़ी हद तक हमवार करते हुए मुर्तज़ा ने कहा और बोला, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं बस थोड़ी देर में एक आया इमरजेंसी होगी, बस आप दुआ करिए। इससे पहले वो कुछ और पूछे मुर्तज़ा फ़ौरन बाहर की तरफ बढ़ा। लेकिन मुर्तज़ा मेरा परेशान हुई थी तो अहमद साहब बोले, बेटा फिक्र ना करो, इसका काम ही ऐसा है, आ जाएगा कुछ देर में। जिस पर मेरा ने सर हिलाया, लेकिन उसे रह रहकर मुर्तज़ा की फिक्र हो रही थी। मेरा यूं ही नमाज से फारिग हुई तो उसे बाहर गैर मामूली शोर से सुनाई दिया और फिर उसके बाद फलक की चीख पर वो फ़ौरन घर से भागकर कमरे से निकले। सामने टीवी पर चलती न्यूज़ देखकर वो एक लम्हे के लिए टटकी। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी कि मेजर फहद हमदान अपने मिशन के दौरान गोलियों से जख्मी, तो किसी चैनल पर जा बहक कहा जा रहा था। वो फ़ौरन रुखसाना चाची की तरफ बढ़ी जो सोफे पर ढह सी गई थी। मुस्तफ़ा अभी तक स्क्रीन को घूर रहा था कि अहमद साहब ने उसे कंधे से झकझोर कर कहा, मुर्तज़ा को फ़ोन करो और पूछो उससे क्या हुआ है फहद को। जबकि अब फलक ने चीख कर रोना शुरू कर दिया था। जिस पर मिरहा रुखसाना बेगम को चोटें और फलक को चुप करवा रही थी। फलक ऊँचे ऊँचे रोते हुए मिरहा से कहती कि न्यूज़ वाले क्या कह रहे हैं, ऐसे कैसे फहद भाई को हो सकता है, शट अप, रोना बंद करो सब। मुस्तफ़ा लाउंज में दौड़ा था। एक लम्हे के लिए हर तरफ खामोशी हो गई थी। कुछ नहीं हुआ फहद को, मैं मुर्तज़ा से बात करता हूँ अभी। मुस्तफ़ा मुसलसल मुर्तज़ा को कॉल किया जा रहा था जो कि फ़ोन नहीं उठा रहा था। आखिर 3-4 बार कॉल करने के बाद मुर्तज़ा ने यूं हेलो कहा। मुस्तफ़ा उसकी आवाज़ से समझ गया था कि टीवी पर जल्दी न्यूज़ सच है। दिल ने एक दफ़ा लाख दफ़ा कहा कि वो कह दे कि फहद जिंदा है। फिर मुर्तज़ा ने उसे ज़िंदगी की नवीद सुनाई दी और बोला, फहद हॉस्पिटल में है। मुस्तफ़ा ने करोड़ों बार शुक्र अदा किया। कैसे? एक लंबी सांस लेने के बाद मुस्तफ़ा ने अगला सवाल पूछा। मुर्तज़ा की खामोशी उसे सारे जवाब देगी। फिर बोला, ठीक है, तुम मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस दो, मैं फ़ौरन आता हूँ। फ़ोन बंद करते ही मुस्तफ़ा रुखसाना बेगम के कदम में बैठे और बोला, चाची फहद जिंदा है और हॉस्पिटल में, बस उसे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। रुखसाना बेगम ने रोते हुए मुस्तफ़ा से कहा, मुस्तफ़ा मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलो। जिस पर मुस्तफ़ा ने सर हिलाया और बोला, ठीक है, आए चलते हैं। और फिर हमदान साहब को लेते हुए वो हॉस्पिटल के लिए निकला। दूसरी गाड़ी में आयशा उबैद और अहमद साहब उनके पीछे हॉस्पिटल के रवाना हुए। फलक मिरहा की गोद में सर रख के रो रही थी कि रुकिया बेगम ने आकर फलक के सर पर पैर के बोली, थोड़ा सा दूध पी लो। फलक कब से यूँ रोई जा रही हो, कॉलेज से आकर तुमने कुछ नहीं खाया था। नहीं मुझे नहीं खाना, बड़ी अम्मी उससे रोते हुए इनकार किया। थोड़ा सा पी लो मेरा बच्चा, शाबाश, वरना फिर तुम्हें पता है जब फहद ठीक होगा तो सबसे ज़्यादा डांट भी तुम्हें ही पड़ेगी। मैं उनकी डांट खा लूँगी, लेकिन प्लीज़ आप इनसे कहें कि वो ठीक हो जाए। फलक ने रोते हुए कहा, हो जाएगा मेरा बच्चा इंशाल्लाह, बस चलो थोड़ा सा पी लो। उन्हें ज़बरदस्ती फलक के होंठों से दूध का गिलास लगाया जिसे वो थोड़ा थोड़ा करके पीने लगी थी। बीजन क्या कर रही हैं खाला, मिरहा ने पूछा। उन्हें मैं नींद की दवा दी है और अब सो रही हैं, रुकिया बेगम ने जवाब दिया। जिस पर मिरहा ने सर हिला दिया। कुछ देर बाद मिरहा ने देखा कि फलक उसकी गोद में रोते रोते सो गई थी। मिरहा ने परेशान होते हुए फ़ौरन उसकी सांसें चेक की कि कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गई। जिस पर रुकिया बेगम बोली, फिक्र ना करो मिरहा, मैंने इसे अभी नींद की दवाई दी है, वरना ये यूं ही पूरी रात रोती रहेगी। चलो मेरे बच्चा, उठो और वज़ू करके फहद की सेहतियाबी की नवाफिल पढ़ लो। उन्होंने रोते हुए मिरहा से कहा और खुद भी उठकर वज़ू करने चली गई। रुकिया बेगम अभी नवाफिल पढ़ रही थी कि रोज़ीना और महरमा आ गई थी।
मेरहा ने उठकर दोनों से सलाम की दुआ की और रुकिया बेगम ने भी सलाम फेरा और फिर रोजीना बेगम के गले रखकर खूब रोई। न जाने किसकी नज़र लग गई हमारी खुशी को। अभी 2 दिन में तो मेरहा और मुर्तज़ा की शादी थी और अब हमारा दूसरा बच्चा ज़िंदगी में मुँह से लड़ रहा है। रुकिया बेगम ने रोते हुए कहा। रोजीना बेगम जानती नहीं थी कि फ़हद नहीं बल्कि मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा की तरह अजीज़ हैं। वो भी बचपन में उनकी गोद में खेल कर बड़ा हुआ है। बस भाभी हिम्मत रखें, इंशाल्लाह फ़हद को कुछ नहीं होगा। हिरा और हमाद भी उसे देखने हॉस्पिटल ही गए। कोई भी आते तो फिर हम भी चलते। उन्होंने रुकिया बेगम को तसल्ली दी, लेकिन खुद वो बेहद परेशान थी। उन्होंने एक नज़र सोफे पर सोई फलक को देखा, जिसके चेहरे पर आंसू के निशान वाज़िह नजर आ रहे थे। मिरहा ने बताया कि उन्हें और बीजान को दीन की दवाई देकर सुलाया, जिस पर कुछ मुतमईन हुई और बोली, मिरहा बेटा तुम फ़ोन करके ज़रा फ़हद की खैरियत तो मालूम कर लो। कैसा है मेरा बच्चा? मुर्तज़ा रुखसाना बेगम ने आते ही मुर्तज़ा से पूछा। इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा, मुर्तज़ा ने साथ लगाते हुए सुर्ख होती आंखों से कहा। इतने में कमरे से डॉक्टर बाहर आया। हमदाद साहब ने आगे बढ़कर पूछा, कैसे है मेरा बेटा डॉक्टर साहब? डॉक्टर बोला, जो गोली कंधे पर लगी उसे तो कोई नुकसान किया, लेकिन जो दिल के करीब से गुजरे उससे काफ़ी नुकसान हुआ। ब्लड का लॉस भी बहुत ज़्यादा हो गया। आप दुआ करें। ये कहते हुए डॉक्टर आगे बढ़े। रुखसाना बेगम जोरों कतार रोने लगी। आयशा बेगम मुर्तज़ा ने उन्हें बहुत मुश्किल से संभाला। मुस्तफ़ा ने शीशे से पार हटे अपने जिगरी यार को देखा। शीशे पर हाथ बैठते मुस्तफ़ा की आंखें नम हुई। अहमद साहब ने मुस्तफ़ा के कंधे पर हाथ रखे कहा, कुछ नहीं होगा फ़हद को, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मुस्तफ़ा बच्चों की तरह बाप के घर लगे। अहमद साहब ने मुस्तफ़ा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जाओ मेरे बेटा वुज़ू करके नमाज़ पढ़ो, फ़हद के लिए दुआ करो। मुस्तफ़ा ने नमाज़ पढ़ के जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो एक आंसू आँख से टूटकर उसके हथेली पर गिरा। या अल्लाह तू रहमान है, तू ही रहीम है, ए रब्बुल जलाल, तूने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। मैंने कोई शिकवा नहीं किया। शायद वो मेरी किस्मत में नहीं थी, लेकिन मेरे दोस्त की ज़िंदगी लिख दे, मेरी किसी नेकी के एवज़ फ़हद की जान बख्श दे। बेशक मेरे अल्लाह तू हर चीज़ पर कादिर है, तू ही वहदहू ला शरीका है। तूने मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन मैंने तुझसे मदद मांगी है, लेकिन तेरे साथ मेरे मदद और कोई नहीं कर सकता। तेरे कुन कहने से चीज़ें हो जाती हैं मेरे रब। और फिर मुस्तफ़ा ने सर सजदे में रख दिया। मुर्तज़ा आपकी कैसी तबीयत है? फ़हद भाई की मेरा ने फ़ोन पर मुर्तज़ा से पूछा। अभी कुछ कह नहीं सकते, बस आप सब दुआ करें, मुर्तज़ा ने कहा। मुर्तज़ा की इस कदर बुझी हुई आवाज़ से मेरा के दिल को कुछ हुआ। मुर्तज़ा कुछ नहीं होगा फ़हद भाई को, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, बस आप हिम्मत रखें। हाँ इंशाल्लाह। बीजान, फलक और मोम क्या कर रही हैं? जिस पर मेरा ने उसे मज़ीद तफसील बताई। वो मेरे की बात सुन रहा था कि उसे सामने से आती हिरा और अमाद नजर आए। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ और फिलहाल मैं हिरा और हमाद को देखूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, कहते हुए मेहरा ने कॉल बंद की। हिरा आते ही रुखसाना बेगम के गले की और जोर कतार रोने लगी। कुछ नहीं होगा फ़हद को मुर्तज़ा ने हिरा के पास बैठते हुए कहा, जबकि हमाद अहमद साहब से मज़ीद तफसीलात पूछ रहा था। सामने से आते ही मुस्तफ़ा को देखकर हिरा उठकर उसकी तरफ बढ़ी और मुस्तफ़ा के सीने से लगते हुए बोली, मुस्तफ़ा तुम कहो फ़हद से कि वो ठीक हो जाए, तुम्हारी हर बात ज़रूर मानता है, किसी और की माने ना माने। कुछ नहीं होगा फ़हद को आप ही उसे ठीक होना पड़ेगा, हम सब के लिए। आप रोना बंद करें। हिरा के आंसू साफ करते हुए मुस्तफ़ा ने बहलाते हुए से कहा। अब वो खामोशी से मुस्तफ़ा के साथ लगे रो रही थी। 12 घंटे गुजर चुके थे। फ़हद की सर्जरी मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया था, और जब तक उसे होश नहीं आया था तब तक कुछ भी कहना मुश्किल था। फलक बेजान की गोद में सर रखे रो रही थी। बीजान, आप तो कहती हैं दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। फलक ने आंसू भरी आंखों से बीजान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मेरे बच्चा होती हैं, तो फिर अभी तक फ़हद भाई क्यों ठीक नहीं हुए? फलक ने रोते हुए बीजान से पूछा। क्योंकि फलक, ये आजमाइश का वक्त है और खुदा के नेक बंदे मुश्किल में शिकायत नहीं करते। मैं शिकायत कर भी नहीं रही बीजान, आप अल्लाह से कहें वो बेशक मेरी ज़िंदगी के बदले फ़हद भाई को ज़िंदगी दे दें। अल्लाह ताला ने मुझसे मेरे सारे रिश्ते ले लिए, लेकिन उन्हें कहें अब फ़हद भाई को ठीक कर दें, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। बीजान ने इस मासूम से गुड़िया को देखकर फिर गोया हुए, इंशाल्लाह फ़हद ठीक हो जाएगा। फलक प्लीज़ बीजान, सबसे कहें कि मुझे हॉस्पिटल ले जाए, मुझे भी फ़हद भाई को देखना है। उसने अपनी आंसू भरी आंखों से भी बीजान को कहा, जिस पर बीजान बोली, जब उसे होश आएगा ना फलक, तब तुम्हें सबसे पहले लेके जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल तुम ऐसे जिद ना करो, दुआ करो कि फ़हद जल्दी ठीक हो जाए। मुर्तज़ा ने सबको ज़बरदस्ती घर भेज दिया था। वहाँ मेरा और हमाद ही थे। मेरा जो मुर्तज़ा और हमाद की नाशा लेकर आई थी। हमाद को नाशा देकर मुर्तज़ा के पास बैठी और बोली, मुर्तज़ा प्लीज़ थोड़ा सा कुछ खा लें। सैंडविच मुर्तज़ा की तरफ बढ़ाते हुए मेरा ने कहा। मेरा दिल नहीं चाह रहा। मुर्तज़ा ने बेंच पर बैठे सर्दी बाहर के साथ लगाते आंखें मूंदे मेरा से कहा। मेरा को बेहद थका थका लगा। वो परसों रात से हॉस्पिटल में था। उन्हें कपड़े बिखरे बालों में, लाल सुर्ख होती आंखों से मेरा को हर वक्त हंसते मुस्कुराते वाला मुर्तज़ा कहीं से नहीं लग रहा था। प्लीज़ थोड़ा सा खा ले मुर्तज़ा, अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं कैसे खाऊंगी? मेरा ने भराई हुई आवाज़ में कहा। मेरा मुर्तज़ा ने कुछ बेबस उसकी आंखें खोलकर उसे देखते हुए कहा और अपना हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ किए। सैंडविच मेरा के हाथ से पकड़ते उसके होंठों से लगाए। मेरा ने एक छोटी सी बाइट लेते वही हाथ मुर्तज़ा की तरफ बढ़ाया। मुश्किल से भी एक ही सैंडविच खाया होगा कि मुर्तज़ा ने कि डॉक्टर कमरे से बाहर निकलते हुए बोले, आपको जल्दी ब्लड का इंतजाम करना होगा, ब्लड बैंक में फ़हद से मैच ब्लड ख़त्म हो चुका है, प्लीज़ ज़रा जल्दी करें, हम भी अपनी पूरी कोशिश करने वाले, इनको बचाना बहुत मुश्किल होगा। जिस पर हमाद और मुर्तज़ा ने उठते हुए अपने सर्कल में फ़ोन करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वहाँ 2 से 3 लोग फ़हद को ब्लड देने आ गए थे।
2 घंटे बाद मुस्तफ़ा हॉस्पिटल आया और मुर्तज़ा से पूछा, जाओ अब तुम और मेरा घर चले जाओ, जाके तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो, मैं यहाँ हूँ फ़हद के पास। जिस पर पहले तो मुर्तज़ा नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर मुस्तफ़ा के सर पर मिर्हा के साथ घर आ गया। रुखसाना बेगम को भी नींद का इंजेक्शन देकर सुलाया हुआ था। फ़लक तो पिछले 4 घंटे से जानेमाज़ पर बैठी न जाने कितने नवाफिल अदा कर चुकी थी, उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। बीजान ने रोज़ीना बेगम को अपने पास बुलाते हुए कहा कि तुम सबको मना कर दो, बता दो कि कल मेहंदी नहीं होगी। इस पर वर्षा हिलाते लोगों को फ़ोन करने लगी। रुखसाना बेगम उठ चुकी थी और मुर्तज़ा से जिद करती वो उन्हें भी हॉस्पिटल लेकर चले, जिस पर वो उन्हें और रुकिया बेगम को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर आया। मुस्तफ़ा उनके आने से बेखबर सामने लेटे फ़हद को देख रहा था, जो मशीनों में जकड़ा हुआ था। रुखसाना और रुकिया बेगम दोनों की आंखों से आंसू जारी थे। फ़हद को देखकर वो भी वहाँ बेंच पर बैठ गई थी। नर्स भागते हुए कमरे से बाहर आई। मुर्तज़ा फ़ौरन आगे बढ़ा, जिस पर वो एक्सक्यूज़ करती डॉक्टर के कैबिन में चली गई। रुखसाना बेगम ने फ़ौरन खड़े होते हुए मुर्तज़ा से पूछा, क्या हुआ मुर्तज़ा, फ़हद ठीक तो है? जिस पर मुर्तज़ा ने कहा, जी चची कुछ नहीं हुआ, आप बैठे मैं देखता हूँ। रुकिया बेगम और मुस्तफ़ा ने आगे बढ़कर उन्हें संभालते हुए बैठाया। अब डॉक्टर फ़हद का चेकअप कर रहे थे। मुर्तज़ा बाहर शीशे से खड़ा उनका मुआयना कर रहा था। डॉक्टर ने बाहर आकर उन्हें खुशी की नवीद सुनाई और बोला, फ़हद को होश आ गया, वो खतरे से बाहर है। थोड़ी देर बाद अब सब उनसे मिल सकते हैं। सबने सुकून की सांस ली तो रुकिया बेगम ने मुर्तज़ा से कहा कि मिर्हा को फ़ोन करके कहे कि वो घर में सबको बता दे फ़हद अब ठीक है और उसे होश आ गया। मुर्तज़ा ने फ़हद को कॉल मिलाई और अस्सलाम वालेकुम दूसरी तरफ भारी खूबसूरत आवाज़ गूंजी। वालेकुम सलाम, फ़हद भाई को होश आ गया, मिर्हा ने उसकी आवाज़ सुनते ही कहा। आपको कैसे पता चला? मुर्तज़ा ने इतने अरसे बाद पहली बार मुस्कुराते हुए पूछा। बस आपकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ देर में फ़हद को रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर सब मिल सकते हैं, हम घर में सबको बता दें। मुर्तज़ा ने कहा, ठीक है। साथ कहते ही मिर्हा ने फ़ोन बंद किया और सबको ये खुशी की खबर दी। ये अल्लाह तेरा शुक्र है, कहते आयशा बेगम, और भी जान तो उठ के शुक्राने की नफल अदा करने चली गई। जबकि फलक ने मिर्हा से कहा, चले अब मुझे हॉस्पिटल लेके जाएं, मुझे भी फ़हद भाई से मिलना है। ठीक है, मिर्हा ने मुस्कुराते हुए बोली रुको, मेहरा भी और ज़रीना पूछो को बता दूँ, कॉल करके फिर चली। मुर्तज़ा, रुखसाना और रुकिया बेगम फ़हद से मिल चुकी थी। फ़हद जो रुखसाना और रुकिया बेगम को खामोश करवाने की कोशिश करता, वो उसे देखकर रोई जा रही थी। एक तो फ़हद से बोला नहीं जा रहा था, उसने मुर्तज़ा को इशारा किया तो मुर्तज़ा इन दोनों को कह रहा था कि आप दोनों क्यों रो रही हैं, अब तो फ़हद ठीक हो गया, बस दोनों सूरतों में आप लोगों ने रोना ही है। जिस पर रुकिया बेगम मुस्कुराई बोली, जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना फिर पता चलेगा माँ बाप कितनी अजियत में होते हैं बच्चों को तकलीफ़ में देख कर। अच्छा ठीक है मोहम्मद, बस करें, मुर्तज़ा ने उन्हें कहा और वो उठकर शुक्राने की नफल अदा करने चली गई। फ़हद ने मुर्तज़ा से पूछा, मुस्तफ़ा कहाँ है? मुर्तज़ा ने एतराफ़ में देखा तो उसे मुस्तफ़ा नहीं दिखा। अभी तो यही पता था, पता नहीं कहाँ गया, रुको मैं देखता हूँ। मुर्तज़ा जैसे ही कमरे से बाहर निकला तो सामने से आता मुस्तफ़ा दिखाई दिया तो बोला, कहाँ गए थे? जिस पर मुस्तफ़ा ने कहा, कुछ नहीं, बस शुक्राने की नफल अदा करने गए थे। जिस पर मुर्तज़ा मुस्कुरा दी और बोलो, जाओ फ़हद से पूछ रहा है तुम्हारा। मुस्तफ़ा ने कमरे में कदम रखा तो फ़हद ने आगे खोलकर दरवाजे पर खड़े मुस्तफ़ा और उसे झांकते मुर्तज़ा को देखा। मुस्तफ़ा ने फ़हद के बेड के करीब खड़े होकर उसे घूरा और फिर बोले, वैसे बड़ा ही कोई घटिया तरीका था अटेंशन सीखा। फ़हद हल्का सा मुस्कुराया लेकिन बोला कुछ नहीं। मुस्तफ़ा फिर से बोला, अच्छा मुझे ये बताओ, जब मुसीबत तुम तक पहुँची थी या फिर ही तुम मुसीबत के गले पड़ गए थे? जाकर मुर्तज़ा रुकिया बेगम को बुलाने पर कमरे से बाहर निकल गया था। फ़हद उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसकी सूख नीली अंगारों से आंखों में देखते हुए गोया हुआ, तुम रोए थे क्या मुस्तफ़ा? मुस्तफ़ा उसे नज़र चुराता हुआ पास चेयर पर बैठा और बोला, अब मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुम्हारे लिए रोता फिरूं। फ़हद ने मुस्कुराते हुए चेहरा फिरा और बोला, तुम्हें एक एडवाइस दूँ? मुस्तफ़ा ने एक नज़र उसको मुस्कुराते हुए देखकर पूछा, तुम एडवाइस देने की कंडीशन में हो? हाँ बिल्कुल, चोट दिल पर आई है, दिमाग पर थोड़ी। फ़हद ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। अच्छा फिर करो बकवास, और कौन से दिल पर चोट आई है? मुस्तफ़ा ने मुँह फेरते हुए कहा। फ़हद ने मुस्कुराते हुए, एक ही दिल का है यार, इसी पर आई है, और दूसरी बात, इंसान को कभी कभी इज़हार कर देना चाहिए। अगर ये बात तुमने मुझे सलामती में कही होती तो अब तक मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ता, लेकिन खैर अब तुम पहले ही टूटे फूटे हो, सुन लिए, दोबारा ऐसी फजूल बकबक मेरे सामने तो बिल्कुल ही मत करना। फ़हद हल्का सा हंसा तो उसे फ़ौरन अपने दिल के मकाम पर आता था, क्योंकि उसे हल्का सा दर्द हुआ था। मुस्तफ़ा ने फ़ौरन खड़े होते हुए कहा, क्या ज़्यादा दर्द हो रहा है? डॉक्टर को बुलाओ। मैं तुमसे किसने कहा दांत निकालो, खामोशी से लेटे रहो। फ़हद उसकी बात फिक्र पर मुस्कुराया और उससे पहले कि कुछ कहते ये सब ने उसको कमरे में आते देखा। सब बारी बारी उसे मिल रहे थे। आयशा बेगम ने बैठे ही फ़हद के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुमने तो हमें डरा दिया था फ़हद। आई एम सॉरी, फ़हद ने बड़े प्यार से कहा, जिस पर मुस्कुरा दी। आयशा बेगम ने सबसे ज़्यादा बचपन में फ़हद को अपनी गोद में खिलाया था, उन्हें वो मुर्तज़ा से भी ज़्यादा प्यारा था। फ़हद ने सबको वहाँ मौजूद पाकर रुकिया बेगम से पूछा, बड़ी अम्मी बाकी सब कहाँ हैं? जिसमें मुस्तफ़ा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब यही तो हैं। हाँ मिर्हा बीजान के साथ है, कोई बात नहीं, शाम तक बीजान मिर्हा भी तुमसे ज़रूर मिल जाएंगे, तो तुम फिक्र ना करो। सबके चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट। सबको इस बात का अंदाज़ा था कि वो फलक के बारे में पूछा, लेकिन मुस्तफ़ा ने फ़ौरन बात गोल कर दी थी। फ़हद दोबारा दवाइयों के ज़ेर असर सो गया था। थोड़ी देर बाद जब उठा तो रुखसाना बेगम को अपने सर पर हाथ से फेरा, फिर बोला, मम्मी आप घर जाएँ, कब से यहाँ आए, थक जाएंगी आप। उसकी दूसरी तरफ हमदान साहब बैठे थे, जिनने फ़हद को देखते हुए
कहा कि तुमने हमें डरा दिया था फ़हद। आई एम सॉरी बाबा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि मेरा मिशन कंप्लीट हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर फ़हद के सर पर हाथ रखा और बोले, बेटे मुझे फ़ख्र है तुम पर। जिस पर फ़हद हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे भी आप पर बहुत फ़ख्र होगा, लेकिन अगर आप मम्मी को इस वक्त ले जाएं। देखो तो कैसे ज़िद पर यहीं बैठी है। रुखसाना बेगम ने शिकवा के उन्होंने गाँव से बेटे को घूरा और बोली, मैं तो कहीं नहीं जाऊँगी। हमदाद साहब ने आगे बढ़कर उन्हें उठाया और बोले, बेगम देखें, अब आपके शोहर की इज्जत पर बात आ गई है, चले अब तो जाना ही पड़ेगा। और फिर वो उन्हें नहीं करते भी अपने साथ लेकर चले गए। इससे पहले वो कमरे से निकलती उन्हें फ़हद की आवाज़ सुनी, जो मुस्तफ़ा से कहता कि मेरा फ़ोन किधर है, दो मुझे। बिल्कुल भी नहीं, सुकून से लेटर हो, क्या जल्दी है तुम्हें? अगर बोर हो तो मैं LCD चला देता हूँ। रुखसाना बेगम ने मुस्तफ़ा से कहा, दे दो। मुस्तफ़ा फ़हद को फ़ोन, जिस पर मुस्तफ़ा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब तो इसके पास है, इसे क्या करने हैं फ़ोन, और बाकी उसके दोस्तों को तो मैं बता चुका हूँ कि फ़हद बिल्कुल ठीक है, इसे इसको आराम करना चाहिए। मुस्तफ़ा ने भरपूर एक्टिंग करते हुए, क्योंकि वो जानता है फ़ोन लेकर वो सबसे पहले फलक से ही बात करेगा। सब मुस्कुराते हुए बारी बारी कमरे से निकल रहे थे कि फ़हद ने मुर्तज़ा से कहा, मुर्तज़ा इसको भी साथ ले जाओ, मैं यहाँ अकेला ठीक हूँ। मुर्तज़ा जो सबको छोड़ने जा रहा था, इसकी बात सुनकर हंसा, मुस्तफ़ा को चलने का इशारा किया, जिसमें मुस्तफ़ा बोला, अरे नहीं तुम जाओ और बीजा और मिरहा को साथ ज़रूर लाना, फ़हद इनको मिस कर रहा है, ठीक है अब तुम जाओ। मुर्तज़ा जब्त करता कमरे से निकल गया। फ़हद ने मुस्तफ़ा को खा जाने नज़र से देखा, जिसमें मुस्तफ़ा ने अप्रोच खाकर पूछा, क्या है? फ़हद बिना कुछ कहे आंखें बंद कर गया था और मुस्तफ़ा मुस्कुराता हुआ दोबारा अपने मोबाइल में मगन हो गया। अगली सुबह तकरीबन फिर सभी फ़हद को देखने आए, लेकिन जिसका इंतज़ार उसकी आंखों का था वो कहीं नहीं थी। ऊपर से मुस्तफ़ा उसके फ़ोन पर कब्जा करके बैठा था। अब तो बीजा और मिरहा भी उससे मिल गई थी। अब तो फ़हद को शक होने लगा था कि वो ठीक भी है कि या नहीं, जो उसे देखने भी नहीं है। इधर फलक ने एक रट लगाई हुई थी कि हॉस्पिटल जाने की, जिस पर मुस्तफ़ा ने मिरहा के समेट कर बड़ी मुश्किल से उसे बहलाया था। मुस्तफ़ा उठकर नमाज़ पढ़ने गया तो फ़हद ने मुर्तज़ा को अपने पास बुलाया। कुछ दिन बाद अपने मिशन के बारे में डिस्कस करने के बाद फ़हद एक लम्हे को रुका। मुर्तज़ा समझ गया कि वो फलक के बारे में पूछना चाहता है, लेकिन हिचकिचा रहा है। क्या हुआ, तुम्हें कुछ कहना है? मुर्तज़ा ने मुस्कुराते हुए फ़हद को देखते पूछा। मुर्तज़ा, अब तुम भी मुझ पर हंसोगे? फ़हद ने खुद शिकवा करते हुए कहा। मुर्तज़ा ने भी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, नहीं मैं ऐसा क्यों करूँगा? अच्छा, वो कहते कहते फ़हद फिर से रुक गया। फलक बिल्कुल ठीक है फ़हद, मुर्तज़ा ने उसे देखते हुए कहा। नहीं, मैं उसके बारे में नहीं पूछ रहा, फ़हद ने कुछ अनजान बनते हुए कहा। मुर्तज़ा ने अपनी मुस्कुराहट दबाई और बोला, अच्छा मुझे लगा कि शायद वैसे तो मैं फलक को लाने वाला था तुमसे मिलवाने, लेकिन चलो खैर, अब फिर कल जाकर ही मिल लेना। अरे नहीं, तुमसे ले आता ना, एकदम फ़हद के मुंह से निकला। मुर्तज़ा का कहकर पूरे कमरे में गूंजा। फ़हद ने मुस्कुराते हुए मुंह दूसरी तरफ फेरा। इतने में मुस्तफ़ा कमरे में दाखिल हुआ और बोला, तुम दोनों किस बात पर दांत फाड़ फाड़ कर हंस रहे हो? जिसमें मुर्तज़ा ने खड़े होते कहा, नहीं बस यूँ ही मैं घर जा रहा था, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दूँ? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, अगर किसी और को चाहिए तो मुझसे पूछो। मुस्तफ़ा ने फ़हद पर चोट करते हुए कहा। फ़हद खामोशी से आंखें बंद कर किए लेटा रहा, जिसमें मुर्तज़ा हंसते हुए कमरे से निकल गया। मुस्तफ़ा ने सबसे कहा था कि जब तक फ़हद खुद फलक के बारे में नहीं पूछेगा, उसे मिलने को नहीं कहेगा, तब तक वो फलक को हॉस्पिटल में नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि फ़हद की वजह से जो हालत फलक की हुई थी वो इस बात का सबूत थी कि वह न जाने अनजाने में फ़हद से मोहब्बत करने लगी है। लेकिन फ़हद इस बात को मानने से इनकारी था, जिसकी वजह से मुस्तफ़ा ने यह सब किया, क्योंकि वो अपने साथ जो गलत कर चुका था, गलती फ़हद को करने नहीं दे सकता था। दरवाज़ा खोलने के बाद फ़हद ने आंखें खोली, लेकिन खामोशी से लेटा रहा, क्योंकि मुस्तफ़ा को कुछ हो एक चक्कर बाहर का लगा चुका था, उससे लगा वही होगा। लेकिन सोफे पर मज़े से लेटा मोबाइल में मगा था। शायद किसी ने आहट ना होने पर फ़हद हैरान होता और सामने देखा तो काली चाँद में अपने आप को छुपाया आंसू भरी आंखों से वो फ़हद को देख रही थी। कदम चलते चलते वो उसके करीब आकर रुके। जो आंसू आंखों में तैर रहे थे वो अब आंखों से बहकर चेहरा भिगो रहे थे। मुस्तफ़ा ने जैसे ही फलक को देखा तो उठकर फ़हद और फलक के पास आया। और कुछ नहीं हुआ फलक, देखो फ़हद बिल्कुल ठीक है। मुस्तफ़ा वहीं चेयर पर बैठते हुए आराम से बोला। फ़हद ने उसे वहाँ बैठते देखकर घूरा, जो फ़हद को इग्नोर करते तसल्ली से बैठा था, और फलक यूँ ही पास खड़ी रो रही थी। मुर्तज़ा ने जब देखा कि मुस्तफ़ा अभी तक बाहर नहीं आया तो दरवाज़ा खोल कर आया, और मुस्तफ़ा सब सामने तसल्ली से चेयर पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। मुर्तज़ा उसकी शरारत पर मुस्कुराया और आवाज़ देते हुए कहा, मुस्तफ़ा ज़रा यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। अच्छा आता हूँ, पहले फलक को चुप करवा दूँ, मुस्तफ़ा ने आराम से बहाना करते हुए कहा। लेकिन मुर्तज़ा ने आगे बढ़ते हुए उसका बाजू पकड़कर उसे चेयर से उठाते हुए कहा, वो खुद ही चुप कर जाएगी, तुम ज़रा मेरी बात सुनो। उसे अपने साथ घसीटकर कमरे से बाहर ले आया। उसके जाने पर फ़हद ने शुक्र किया। फ़हद ने बेड पर उसे थोड़ा दूर किया, जगह देखते हुए कहा। वो खामोशी से फ़हद को देखते हुए बैठ गई। अब क्यों रो रही हो? लड़ियों की तरह आंखों से आंसू बहते देखा फ़हद ने कहा, देखो अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। बेदर्दी से आंसू साफ करते हुए शिकवा किया गया। और ये नाराज़गी है कि इस बात पर फ़हद ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपको पता नहीं? आपको जैसे नहीं पता, रोते रोते मुंह बनाकर कहा गया। अच्छा भाई, नाराज़गी भी दूर कर देते हैं, पहले नासू को तो साफ करो। उसकी आंखों भरी आंखें देखकर
फ़हद ने कहा, जिनमें से उसे अपना आप डूबता हुआ महसूस हुआ था। मुझे नहीं करने, साफ बेहद खफगी से कहा गया। अच्छा, क्यों नहीं करने? फ़हद ने मुस्कुराते हुए पूछा। आपको पता भी नहीं है आपने मुझे कितना हर्ट किया। अगर आपको कुछ हो जाता तो कहते कहते एक बार फिर आवाज़ भर आ गई थी। कुछ नहीं होता फलक, ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट तो लाइफ में होते रहते हैं, फ़हद ने उसे समझाते हुए कहा। छोटे मोटे इंसिडेंट, फलक ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा। फ़हद जो टेक लगाए बैठा था, हाथ उठाकर टिश्यू बॉक्स से 2 टिश्यू निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए तो फलक ने उसका हाथ झटक दिया। थोड़ा सा आगे को होते हुए फ़हद उसका चेहरा खुश करने लगा। फलक रोते हुए आगे को बढ़ी तो फ़हद के साथ लगी और बोली, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाती। फ़हद हिचकियाँ भरते उसके साथ लगे और फ़हद को हैरान करने पर तुली थी। फ़हद ने ऐसे से उसके सर को सहलाते हुए कहा, देखो फलक, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चलो शाबाश, अब रोना बंद करो वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगा। जिस पर फलक ने सू सू करते सर उठाकर देखा। बोली, आप नाराज़ नहीं हो सकती क्योंकि मैं पहले ही आपसे बहुत बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। देखो, अब तो नाराज़ होने कोई बात भी नहीं है। चलो शाबाश, अब सुलह कर लेते हैं क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक तो हो गया हूँ। फ़हद ने हाथ फलक की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिस पर फलक ने उसका हाथ झटका और बोली, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इस सर तो फिर मैं भी नाराज़ हो सकता हूँ तुमसे, फ़हद ने उसे किसी सूरत ना मानते हुए देखकर कहा। क्यों, आप क्यों नाराज़ होंगे? गुस्से से फ़हद से पूछते बोली, तुम कल से आज मुझे मिलने आई हो हॉस्पिटल में, तो इस बात पर मैं भी नाराज़ हूँ। सब आए लेकिन तुम नहीं आई। फ़हद ने कुछ बेचारगी से कहा। हाँ, तो मुझे कोई ला ही नहीं रहा था, मैं खुद हॉस्पिटल का पता भी नहीं था, वरना मैं खुद ही आ जाती। फलक ने कुछ अफसोस से उसे बताया। क्या तुम खुद अकेले आने वाली थी? फ़हद ने हैरान होते हुए उसे पूछा। हाँ, जिस पर फलक ने सर हिलाया। तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या फलक? ऐसे कैसे अकेले आ सकती हो दोबारा? अगर तुमने अकेले घर से निकलने के बारे में सोचा तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। फ़हद ने कुछ गुस्से से कहा। एक बार फिर फलक की आंखों में नमी जमा हुई। बोली, आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है, और मुंह बनाते हुए उसके पास से उठकर चेयर पर बैठ गई। कुछ देर बाद खामोशी के बाद फ़हद ने पूछा, अच्छा ये बताओ, आज तुमने क्या खाया? कुछ नहीं, यूं ही खफगी से जवाब आया। वजह? फ़हद ने कुछ सख्ती से पूछा। क्योंकि मैंने सबसे कहा था जब तक आप मुझे आपसे मिलाने नहीं लेकर जाते तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी, साफ गोई से जवाब आया। फ़हद के होंठ खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढले और बोला, तो मतलब सुबह से भूख हड़ताल पर हैं आप? जिस पर फलक ने खामोशी से सर हिला दिया। फ़हद को अब उस पर प्यार आया और बोला, अच्छा क्या खाओगी? वो जानता था फलक खाने पीने की खासी शौकीन है, इसके लिए भूख हड़ताल का फैसला भी काफ़ी मुश्किल होगा। कुछ भी खा लूँगी, आप मेरी फिक्र मत करें। अच्छा, अब मुझे बताओ, सुलह करने का क्या लोगी? फ़हद ने उसे यूं ही खफा देकर पूछा। इससे पहले वो कुछ कहती कि दरवाज़ा खुला। हमाद, हेरा और मुस्तफ़ा अंदर आए। हेरा ने भी वहाँ फलक के पास बैठते हुए पूछा, फलक, अब तुमने सुलह कर ली है फ़हद से? फ़हद ने हैरान होते अपनी बहन को देखा। उसे कैसे पता था कि फलक फ़हद से नाराज़ है? नहीं हेरा भी, अब मैं इनसे कोई बात नहीं करी। फलक ने मुंह बनाते हुए एक नज़र फ़हद को देखते हुए हेरा को जवाब दिया। आपको कैसे पता कि ये मुझसे नाराज़ है? फ़हद ने हेरा को देखते हुए हैरानगी पूछा। भाई, फलक ने सबको बता दिया वो तुमसे नाराज़ है। हेरा ने अपनी हंसी जब्त करते हुए फ़हद को इत्तला दी। और देखो, अब फलक को मनाना तुम्हारा काम है। फ़हद ने एक नज़र फलक को देखा जो यूं ही मुंह फुलाए उसके पास चेयर पर बैठी थी और बाकी सब जिनके चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। फ़हद ने खामोशी से सर हिला दिया। लेकिन सदमा तो उसे फलक की बेवकूफ़ी पर होता है जो सबको बता कर आई थी कि वो फ़हद से नाराज़ है। कुछ देर और बातें करने के बाद हमाद और हेरा चले गए। जब मुर्तज़ा ने फलक को चलने का कहा तो बोली, नहीं, आज रात यहाँ फ़हद के साथ हॉस्पिटल ही रोकेगी। जिस पर मुस्तफ़ा ने समझाते हुए कहा, देखो फलक, तुम हॉस्पिटल नहीं रुक सकती, तुम शाबाश जल्द घर जाओ, मैं यहाँ हूँ ना, और वैसे भी कल फ़हद घर आ जाएगा। उसकी सारी बातों को अनसुना करते फलक ने नफ़ी में सर हिलाकर वो यही रुकने का इरादा रखती है। अब मुर्तज़ा मुस्तफ़ा ने मज़ेदार नज़र से फ़हद को देखा क्योंकि वही था जो उसे समझा सकता था। फ़हद ने मुस्कुराते हुए फलक से कहा, देखो फलक ने यूं ही इसकी बात दरमियान में काटी और बोली, मैं नहीं जाऊँगी। अच्छा ठीक है, फिर तुम मत जाओ, लेकिन फिर डॉक्टर मुझे कल डिस्चार्ज नहीं होने देंगे। फ़हद ने कुछ अफसोस से कहा। क्यों नहीं होने देंगे? फलक ने हैरान होते फ़हद से पूछा। क्योंकि मुस्तफ़ा डॉक्टर्स को तंग ही इतना करते हैं कि मुझे डिस्चार्ज देने पर मान गए। अगर अब तुम होगी तो वो कहेंगे कि अब इन्हें कोई मसला परेशान करने वाला ही नहीं है, इसलिए फिर वो मुझे यही रखेंगे। इसलिए प्लीज़, अगर तुम चाहती हो कि मैं जल्दी घर आ जाऊँ तो चली जाओ। फ़हद ने उसे प्यार से पचकारते हुए कहा, जिस पर वो एक करती मुर्तज़ा के साथ घर के लिए निकल गई। मुस्तफ़ा ने उसके जाते ही कहा, यार वैसे फलक को बेवकूफ़ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं और तुम जैसे के लिए बाय आकर खेले। बेचारी फलक। इंतहाई अफसोस से सर हिलाते मुस्तफ़ा ने तबसरा किया। तो तुम्हें क्या तकलीफ है? फ़हद गुस्से से उसे घूरते हुए कहा। बोला, बेवकूफ़ नहीं, बस थोड़ी सी मासूम है। और ख़ुद जो फ़हद कोई 10 मिनट पहले उसे बेवकूफ़ बनाने का उसका टाइटल दे चुका था, लेकिन मुस्तफ़ा का कहना उसे अच्छा नहीं लगा था। हाँ चलो, दिल की तसल्ली की तुम कह लो, मुस्कुराहट से आँख दबाकर कहते हुए फिर से सोफे पर जा गिरा। फ़हद उसको इग्नोर करता आंखें मूंदे लेट गया था। मुर्तज़ा आकर फ्रेश होकर बेड पर लेटा ही था कि उसके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, जिस पर उसने कम इन कहकर अंदर आने की इजाज़त दी। चाय का कप ट्रे में रखे वो कमरे में दाखिल हुए। इसको एक देखते कि लम्हे में मुर्तज़ा के होंठों पर मुस्कुराहट, आंखों में चमक लौट आई, जिसे मेरा ने वाज़ह महसूस किया। कब उसकी तरफ बढ़ाते हुए वहीं बेड पर उसके पास बैठ गई। इतने दिनों बाद आज वो निखरा सा फ्रेश, वहीं हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखों में चमक लिए मेरा को अपना पुराना मुर्तज़ा लग रहा था। मुर्तज़ा ने चाय का कप उठाकर लबों के साथ लगाया और दोबारा ट्रे में रखते हुए बोला, चाय अच्छी बनी है। ज़ाहिर बात है अच्छी बनी होगी, आखिर से खाई किसने थी? मुस्कुराते हुए मेरा ने कहा, जिस पर मुर्तज़ा भी मुस्कुरा दिया। बोला, बहुत शदीद दर्द हो रही थी, चाय की कसम से सर दर्द से फट रहा था।
तो आप टैबलेट ले लेते हैं, मेहरा ने फिक्रमंदी से कहा। अपने लिए मेहरा की फिक्र में मुर्तज़ा मुस्कुराया और बोले, ली थी टैबलेट, लेकिन शायद नींद ना पूरी होने की वजह से या थकन की वजह से सर में दर्द है। चाय का आखिरी घूंट भरते मुर्तज़ा ने कप ट्रे में वापस रखते हुए हाथ से अपना माथा थामा मसला और बोला, मेरा प्लीज़ एक और टैबलेट ला दो ताकि मैं रात सुकून से सो लूँ। जिस पर मेरा सर हिलाती उठ गई थी। वो वापस आई तो मुर्तज़ा आंखें मूंदे ब्लैंकेट ओढ़े लेटा हुआ था। उसे टैबलेट देने के बाद पानी का गिलास वापस रखते हुए उसकी नज़र खाली जगह पर पड़ी तो वो उठाकर पानी लेने चली गई। मुर्तज़ा दोबारा आंखें बंद करके लेट गया। जग साइड पर रखते एक नज़र मुर्तज़ा को देखा जो आंखें मूंदे एक तरफ से कंपनी से हिला रहा था। मिरहा ने वहाँ बैठा ऐसे से अपने हाथ मुर्तज़ा के माथे पर रखे। नरम नाजुक ठंडे हाथों का लफ्ज़ मुर्तज़ा को बेहद पुरसुकून लगा। होंठ अपने आप मुस्कुराहट में ढले। उसकी मुस्कुराहट देखकर मिरहा भी हंसी। थोड़ी देर बाद मुर्तज़ा यूं ही बंद आंखों से बोला, आपके हाथों में जादू है मिरहा। उसका एक हाथ अपने माथे से उठाते हुए हाथों से लगाया, जिस पर मिरहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे हाथों में कोई जादू नहीं है जनाब, आपने टैबलेट लिया और साथ चाय भी पी है, इससे शायद दर्द कम हो गया होगा। मुर्तज़ा ने हल्का सा हंसते हुए आंखें खोल दी। उसके इस कदर साफ हुई पर हरी आंखें सुनहरी आंखों से टकराई और मिरहा बेख्तियार नज़र झुका गई। अब वो सुकून से मिरहा की गोद में सर रखे उससे बातें कर रहा था और कुछ याद आने पर अचानक बोला, वैसे आज मेरे पूरे हक से मेरे कमरे में मौजूद होती। जिस पर मिरहा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब भी मैं पूरे हक से ही मौजूद है, लेकिन इन लम्हा की बात ही कुछ और होती। मुर्तज़ा ने कुछ अफसोस से मिरहा को देखते हुए कहा, क्योंकि आज उनकी बारात का दिन होना था। या अल्लाह, मुर्तज़ा किस कदर बेशरम है आप। मिरहा ने इसकी बात को महफूम समझते हुए उसकी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा। मुर्तज़ा ने अपनी आंखों से मिरहा का हाथ हटाते अपने सीने पर रखते कहा, हाँ ना, ये जो आप मुझे यूं ही बेशरम कहती हैं ना, वरना आज तो मैं आपको अपनी बेशर्मी से भी रोशनास करवा देता, लेकिन खैर। मिरहा ने उसके सीने पर से अपना हाथ उठाते शर्म से लाल होते हुए कहा, मैं जा रही हूँ। आप करते रहे प्लानिंग, क्योंकि उसकी ज़ुबान के साथ उसकी आंखों की बेबाकी भी बढ़ रही थी। उसको सुर्ख होता देखकर मुर्तज़ा ने शौक लेजे में कहा, प्लानिंग तो मैं कर चुका था, बस अब एग्जीक्यूटिव करनी थी, वो आपके बगैर मुकम्मल नहीं। इस बात पर मिरहा सर से पाँव तक सुर्ख हुई थी। इससे पहले कि वो उठती कि मुर्तज़ा ने ऐसे से उसकी गर्दन पर हाथ डाले, उसे अपने ऊपर झुकाया और उसकी ठोड़ी को प्यार से छुआ। उसकी इस कदर कुर्बत पर मिरहा की पलकें उठने से इनकारी थी। मुर्तज़ा ने अपने सर तकिया पर रखते मिरहा को भी अपने पास खींचा। मिरहा ने उसकी आगोश में यूं ही झुकी आंखों के साथ कहा, अब आपके सर में दर्द नहीं हो रहा। मुर्तज़ा को अपने ऊपर झुकता देखकर मिरहा ने जुमला अधूरा छोड़ा। उसकी गर्म बहकी हुई सांसों को मिरहा अपने चेहरे पर बखूबी महसूस कर रही थी। अपनी सांसें मिरहा की सांसों में उलझाते मुर्तज़ा ने सरगोशी में कहा, और अब यह कि मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मिरहा ने उसके होंठों को अपने कान पर महसूस करते हुए कहा। मुर्तज़ा बेख्तियार हंसा पीछे और उसको अपनी सांसें हमवार करते हुए देखने लगा। फिर बोला, बस मेरी इतनी सी कब्र पर बहाल होगी। वैसे आज हमारी गोल्डन नाइट थी, सोचे फिर क्या होता आपका। उसकी इस कदर बेबाक गुफ्तगू पर मिरहा की तो जान निकली थी। ऊपर से वो उसे अपने आगोश में लिया उसके बालों से खेलने में मसरूफ़ था। उसकी सारी बातों को इग्नोर करते मिरहा बोली, मुर्तज़ा रात बहुत हो गई, अब सो जाओ और मुझे भी जाने दे। मेरे पास से जाने की तो आपको हमेशा ही जल्दी रहती है। मुर्तज़ा ने अफसोस से कहा और फिर बोला, लेकिन बेगम साहब अब अपने दिल को मजबूत कर ले, क्योंकि यहाँ से राह फरार पाना नामुमकिन है। मेरा उन हरी आंखों में देखा जहाँ चाहा तो मोहब्बतों का समंदर आबाद था। मुर्तज़ा ने उसके हाथ माथे को अपने होंठों से छूते उसे आज़ादी बख्श दी, जिस पर भागती हुई कमरे से निकल गई। लेकिन पीछे मुर्तज़ा का कहका साफ सुनाई दिया, जैसे पहले दिन उसे मुलाकात पर सुनाई दिया था। मेरा अपने दिल को संभालती ये सोच रही थी, अगर उसकी बेरुखी बर्दाश्त करना मुश्किल है तो इसकी मोहब्बत बर्दाश्त करना भी कहाँ आसान था। कुछ हद तक सेहतयाब हो गया था। सब लोग घर पर मौजूद थे। रोजीना फूफू और उनकी फैमिली भी फहद को देखने आई थी। खाने से फारिग होकर सब खुशगपी में मसरूफ़ थे और साथ साथ मेहरा और मुर्तज़ा की शादी की डेट दोबारा से फिक्स कर रहे थे। मेहरमा ने फलक से कहा, फलक अब तुम कॉलेज जाओगी। मेहरमा और फलक एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। और हाँ देखूंगी, फलक ने मेहरमा से कहा। फलक मेहरमा से 2 क्लासेस पीछे थी, लेकिन फिर भी कभी कभी उनकी मुलाकात हो जाती थी। और इतने दिन से उसे गैर हाजिर पाकर मेहरमा ने यूं ही फलक से पूछ लिया। फहद जो पास ही बैठे उनकी गुफ्तगू सुन रहा था और बोला, फलक तुम कितने दिन से कॉलेज नहीं गई। 5 डेज़। फलक ने 5 उंगलियों से फहद की तरफ इशारा करते हुए कहा और दोबारा अपने काम में मशगूल हो गई। इतनी छुट्टियों की कोई खास वजह। फलक ने कुछ संजीदगी से फलक घूरते हुए पूछा। मुझे कुछ ज़रूरी काम था। अब 2 टोक जवाब आया। वो अभी भी फहद से नाराज़ थी। आज जो तुमने छुट्टी की और वो वीकली छुट्टियाँ जो यानी तुम पूरा हफ्ता कॉलेज नहीं की। इसकी नाराज़गी को इग्नोर करते फहद ने कुछ गुस्से से कहा। यस यू आर राइट। फलक ने आराम से करते उसे मजीद गुस्सा दिलाया। बस अब बहुत हो गया, जितना रोने धोने का कोर्स तुमने करना था कर लिया। अब सुबह से इंसानों की तरफ वापस कॉलेज जाना शुरू कर दो। फहद ने सख्ती से कहा। नहीं, मुझे नहीं जाना। सुकून से कहते फलक उठ खड़ी हुई। वजह ना जाने की वजह से फहद ने ज़रा गुस्से से ऊंची आवाज़ में पूछा तो बाकी सभी उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। बस मेरी मर्जी कहते साथ फलक आगे बढ़ती अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। फलक, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। फहद ने उसे जाता देखकर गुस्से से वापस बुलाया। मुझे नहीं सुनी कोई बात। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए फलक ने कुछ ऊँची आवाज़ में कहा। फलक, ये क्या तरीका है। गुस्से से ऊँची आवाज़ में उसके पीछे से आवाज़ आ गई, जो कमरे में पहुँचकर खटाक दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। फहद को जो फलक पर पहली दफ़ा
तकोसा करते देखकर सब हैरान हुए थे, जिस पर रुखसाना बेगम ने आगे बढ़कर फहद से कहा, क्या हो गया फहद, बच्ची क्यों खामखा डांट रहे उसे? इतनी भी बच्ची नहीं है अब मम्मी, बेफजूल की जिद लगा कर बैठी है, उसे कॉलेज नहीं जाना। फहद ने यूं ही गुस्से से कहा। तो कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी, फिलहाल थोड़ा अपसेट है, शायद कुछ समझ जाएगी वो फहद। रुखसाना बेगम ने फहद को समझाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, आप इससे कोई बात नहीं करेंगी, मैं खुद ही फलक से डील करूँगा। इस मामले में पढ़ाई की कोई मजाक नहीं होती। दिल चाहा पढ़ना शुरू कर दिया और दिल चाहा छोड़ दिया। वो सभी जानते थे कि फहद शुरू से पढ़ाई में खुद भी बहुत अच्छा और ब्राइट स्टूडेंट रहा है। वो पढ़ाई के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इस बात का अंदाज़ा भी ये सबको था, बल्कि घर के सभी बच्चे ही पढ़ने में अच्छे थे, ख़ासतौर पर मुर्तज़ा और फहद और फलक में उन्हीं में शामिल थी। लेकिन फहद से उसकी बेफजूल ज़िद की समझ नहीं आ रही थी। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम उसे डांटोगे नहीं, प्यार से समझाओगे, रुखसाना बेगम ने फहद को तनबीह करते हुए कहा, जिस पर उसने खामोशी से सर हिला दिया। फहद के जाने के बाद मेहरबा मुस्तफ़ा के पास बैठी और मुस्तफ़ा भाई, आपको याद है अब मुझे एक स्टोरी सुनाने वाले थे, चले अब सुनाए। मुस्तफ़ा अपने पास बैठी बगौर उस लड़की को देखा जिससे वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था। वो उसकी किस्मत में ही नहीं थी। फिर बोला, नहीं, वो स्टोरी मैं तुम्हें एक स्पेशल टाइम पर सुनाऊंगा। ये कोई टाइम है स्टोरी सुनने का? नहीं, अभी क्या प्रॉब्लम है? मेहरमा ने कुछ ज़िद्दी अंदाज में कहा था, ये टाइम भी बहुत स्पेशल है, चले अब बहाने ना करो, मुझे स्टोरी सुनाए। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, तुमने मुझे एक स्टोरी बताई थी, पहले तुम सुनाओ फिर मैं सुनाऊंगा। मुस्तफ़ा ने उसे वो जिन और परी की कहानी कही, जिसमें मेहरमा ने बताया परी जिन को मार देती है। फिर मेहमा अपनी रजामंदी से उसे वो कहानी सुनाती गई और मुस्तफ़ा दिल पर पत्थर रख के पहले तो कहानी सुनता रहा, लेकिन बाद में उसके चेहरे का नकूश भटकने लगा। उसे ये तक याद नहीं था कि वो क्या स्टोरी सुना रही है और सिर्फ किसी फिल्म की तरह मेहरमा के फेस एक्सप्रेशन को देखने में मसरूफ़ था। दरवाजे पर दस्तक देकर खोलने का इंतजार करने लगा। फलक ने यूं ही दरवाज़ा खोला तो सामने फहद को देखकर एक लम्हे के लिए सहमी, लेकिन फिर खुद को बहादुर जाहिर करते हुए दरवाज़ा बंद करने लगी। फहद ने कमरे में कदम रखा। तैयारी कर ली तुमने बिना कोई और बात किए है? फहद ने संजीदगी से पूछा। किस चीज़ की तैयारी? फलक ने अनजाने में कहा। सुबह कॉलेज जाने की यूं ही संजीदगी से जवाब आया। मैंने आपसे कहा था कि इससे पहले फलक जुमला मुकम्मल कर दे। फहद ने ज़रा सख्ती से उसको बाजू पकड़े, उसे अपने सामने खड़ा किया और बोला, मसला क्या है फलक? तुम्हें कॉलेज नहीं जाना, मुझे पढ़ाई के मामले कोई फजूल जिद और ड्रामा नहीं चाहिए। उसके रद्दमल पर एक लम्हे से फलक की आंखों में आंसू तैरने लगे। आज तक फहद ने कभी सख्ती बरती ही कहा थी, जो इतनी मामूली सी बात पर फहद की शदीद गुस्से में कही गई। उसकी आंखों में आंसू देखकर फहद ने उसे फ़ौरन छोड़ा, नरम पड़ते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मुझे कोई वैलिड रीज़न दो कॉलेज ना जाने की। मैं आपसे नाराज़ हूँ, भराई हुई आवाज़ में शिकवा किया। अच्छा तो नाराज़गी का ये मतलब तो नहीं कि आज तुम कॉलेज ना जाओ? फहद ने कुछ अफसोस से उसे देखते हुए कहा और फिर दोबारा खुद ही बोला, अच्छा ठीक है, बताओ मैं किस तरह तुम्हारी नाराज़गी दूर करूं, लेकिन आज तुम कॉलेज नहीं जाओगे तो मैं खुद तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा और फिर कभी बात नहीं करूंगा। वो एक लम्हे के लिए फलक रुकी है तो फिर बोली, आप अपनी जॉब छोड़ दें। व्हाट, क्या कह रही हो? फहद ने बेयकीनी से दोबारा पूछा। मैंने कहा आप अपनी जॉब छोड़ दें। फलक ने फिर अपना जुमला दोहराया। लेकिन क्यों, पागल हो गई क्या फलक? मैं अपनी जॉब कैसे छोड़ सकता हूँ? मुझे नहीं पता, लेकिन आप छोड़ दें। जिस जॉब में आपको इतना खतरा है वो आप नहीं करेंगे, बस बात ख़त्म। फलक ने फैसला करते हुए उसे कहा। मैं ऐसा नहीं कर सकता फलक, न जाने कितने लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी है मुझ पर। मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तुम कह रही हो कि मैं जॉब छोड़ दूँ? जिस तरह मैंने तुम्हें बचाया इस तरह और भी बहुत लोग हैं जिन लोगों को मेरी ज़रूरत है। मैं ऐसे ही जॉब नहीं छोड़ सकता। और वैसे भी जिस दिन मैंने यूनिफॉर्म पहनी थी उसी दिन कसम खाई थी कि अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए, अपनी जान भी इस मुल्क और लोगों के लिए कुर्बान करने के लिए। तो कोई बात नहीं, दो गोलियाँ लगना, फहद ने उसे समझाते हुए कहा। अच्छा तो फिर ठीक है, आपकी जगह मैं जॉब कर लूँगी, लेकिन आप नहीं कर सकती ये जॉब। कौन सी जॉब करना चाहती हो? फहद हैरान होते हुए कहा। वही जॉब करते हैं, फलक ने आराम से कहा। फहद के लब अपने आप मुस्कुराहट पर ढले और बोला, अच्छा तो तुम मेरी जॉब करोगी? हाँ, फलक ने सर हिलाते हुए कहा। आपकी बार फहद हंसा और फलक ने मुंह बनाते हुए कहा, आप क्यों हंस रहे हैं? चार लोगों को इकट्ठा देखकर तुम डर जाते हो, हिफाजत तुम्हें अपने पूरे मुल्क की करनी है। हाँ, लेकिन वो पुरानी बात याद है, अब तुम्हें बहादुर हो गई। फलक ने खुद को बहादुर सार करते हुए फहद को इतला दी। अच्छा ठीक है, अगर तुम बहादुर तो ऐसी फजूल जिद क्यों कर रही हो? तो माएँ बहनें बेवियाँ और बेटियाँ हैं जो अपने जान से अजीज बेटे, शोहर, भाई, बाप को इस मुल्क पर कुर्बान करने का जिगरा रखती हैं। तुम तो कहीं से मुझे बहादुर नहीं लग रही। एक बार फिर की आंखों में नमी उतरी और बोली, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं नहीं हूँ इतनी बहादुर। होते हुए साकू से कहा गया। तो तुम्हें बहादुर होना पड़ेगा फलक। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है और बात को समझना होगा तुम्हें। और वैसे भी ज़िंदगी में मौत तो अल्लाह के हाथ में होती है ना। तुम अल्लाह से दुआ करना और देखना फिर मुझे कुछ नहीं होगा। जिस पर फलक ने खामोशी से सर हिला दिया। और अब तुम सुबह कॉलेज जाओगी? फहद ने अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए उसे उंगली उठाकर वार्न की। जब फलक ने एक नज़र फहद को देखकर घूरा और फिर खामोशी से सर हिला गई। मुस्तफ़ा जो कब से बीजान के पास बैठा उन्हें अपने प्लान समझा रहा था, फहद को आते देखकर बोला, बीजान आप रेडी है ना? हाँ हाँ मैं रेडी हूँ, बीजान ने भरपूर तैयारी के साथ कहा। बाकी सब इन दादी पोते की एक्टिंग पर मुस्कुरा रहे थे। सभी वहाँ मौजूद थे सिवाय फलक के, क्योंकि वो कॉलेज गई थी। ये ले बीजान जल्दी से पकड़। मुस्तफ़ा उन्हें कुछ तस्वीर पकड़ाता वापस रुकिया बेगम के साथ बैठ गया। फहद नीचे आए और वहीं सोफे पर बैठते हुए बोला, क्या कर रहे हैं आज आप सब एक साथ?
हाँ ये लो बेटा तुम भी चाय पियो। आयशा बेगम ने चाय का कप फहद की तरफ बढ़ाया जैसे उसने मुस्कुराते हुए पकड़ लिया था। मुस्तफ़ा ने बीजा को इशारा किया और फिर खामोशी से चाय पीने लगा। बीजा ने तस्वीरें रुखसाना बेगम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये देखो ये लड़का भी अच्छा है। जिस पर रुखसाना बेगम बोली, जी जी ये भी अच्छा है, लेकिन मुझे तो ये बेहतर लगे। उन्होंने एक और तस्वीर बीजान के सामने करते हुए कहा। बीजा ने इस तस्वीर को पकड़ते हुए कहा, माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारा है, देखो रुकिए ये कैसा रहेगा। उन्हें वो तस्वीर रुकिया बेगम की तरफ बढ़ाई। इन तस्वीर को देखा जा रहा है। फहद ने पूछा, कुछ नहीं बस फला के लिए लड़का पसंद करे। अच्छा हुआ तुम भी यही हो। रुकिया तुम जरा तस्वीर फहद को पकड़ाओ, ये भी देख ले। बीजा ने कहा। फहद जिसने चाय का घूंट भरा था उसे एकदम खांसी चढ़ गई थी। मुस्तफ़ा ने अपने मुंह पर हाथ फेरते हुए हंसी कंट्रोल की। बाकी सबको भी कुछ यही हाल था। फिर फहद ने संभल कर कहा, बीजा फलक तो बहुत छोटी है, अब शादी के बारे में कैसे सोच सकती हैं। कहाँ इतनी छोटी हो, 6 माह तक 20 साल की हो जाएगी। वैसे भी बेटा आगे वो यूनिवर्सिटी में दाखिले लेगी, वहाँ तो तरह तरह का माहौल रहता है। कुछ समझदारी इसी में है कि सिमंगी या निकाह कर दिया जाए। शादी का तो अभी हम कह ही नहीं रहे। तो मेहरमा कोई देख लो, इसकी भी तो एंगेजमेंट हो गई है। और हेरा हमाद का रिश्ता भी शुरू से ही तय था। और मेरहा और मुर्तज़ा का तो निकाह भी हुआ था। और वैसे भी मुर्तज़ा और मेरहा की शादी पर सब फलक के बारे में सवाल करेंगे। हेरा और हमाद की शादी में तुम्हें कह दिया था को मेरहा की दोस्त है, लेकिन बेटा कब तक हम उसे इस तरह घर में रख सकते हैं। और वैसे भी एक न दिन तो उसे जाना ही है। वैसे भी आज के दौर में बच्चे इस तरह के इस बंधन में बिल्कुल महफूज है। यूं ही वो किसी गलत इंसान से मोहब्बत कर बैठे और मासूम के दिल टूटे, ये मैं नहीं चाहती। इसलिए मैंने यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। क्योंकि तुम ये तस्वीर फहद को पकड़ाओ और ये भी लड़का देख लिया। फहद ने कप टेबल पर रखना चाय पीना उसे भूल गया था। उसे तस्वीर हाथ में पकड़ी लेकिन देखी नहीं। फिर बोला, बीजान लेकिन फिर मुझे नहीं लग रही इतनी जल्दी इस सब की क्या है। जिस पर बीजान ने रोब से बोले, तुम्हें क्या पता, तुम तो खुद लोगों ने गंवार रहना है, लेकिन बच्चे अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। और इससे भी शादी तो वो 2-3 साल बाद ही करेंगे। इसे तो तुम खामोशी से देखो लड़का कैसा है, बाकी मुर्तज़ा से कह दूंगी, वो सब इस मामले में खुद तहकीकात करेगा। फहद ने एक नज़र इस लड़के पर डाली जिसकी तस्वीर उसके हाथ में थी। तस्वीर को टेबल पर रखते हुए कहा, जब आप सब कुछ पहले ही तय कर चुके हैं तो मैं तस्वीरें देखकर क्या करूँगा। कहते वहाँ से उठा और वो 2 सीढ़ियाँ फलांगता अपने कमरे में आया। मुस्तफ़ा के पीछे से आवाज़ आ गई, अच्छा सुनो तो चाय तो ले जाओ। फहद क्या हुआ? फिर दिल खोलकर हंसा। उसको हंसा देखकर रुखसाना बेगम ने फिक्रमंदी से कहा, मुस्तफ़ा तुम्हें लगता है फहद को इस सबसे फ़र्क पड़ेगा? वो तो कहकर चले गए, जो करना है करो। जिस पर मुस्तफ़ा अपनी जगह से उठते हुए रुखसाना बेगम बीजान के दरम्यान में आके बैठते हुए कहा, अपनी बाहें उनके दोनों अतराफ में फैलाते बोला, आपने देखा नहीं किस तरह उठकर गुस्से में गया है। अब आएगा ऊँट पहाड़ के नीचे। आप लोग फिक्र ही ना करें, 2 दिन में खुद न मोहब्बत का एतराफ़ किया तो मेरा नाम बदल देना। इन सब की फिक्रमंदी दूर करते हुए मुस्तफ़ा ने इत्मीनान से कहा। जिस पर मुर्तज़ा ने हंसते हुए कहा, लो भाई अब इसका नाम भी दोबारा सोचना पड़ेगा। और सब हंस दिए। सब घर वाले इस बात को समझ चुके थे। फलक फहद से मोहब्बत करने लगी है। बेशक अभी वो खुद भी इस बात से अनजान थी और फहद भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करता, लेकिन वो दोनों ही इस बात से बेखबर थे। या फहद जानबूझकर अनजान बनता था। इसलिए मुस्तफ़ा ने अपना दिमाग चलाते हुए एक प्लान दिया। वो देखना चाहता था कि वो कामयाब होता है या नाकाम। मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। सैर खानज़ादा मुलाजिम पर धड़ते हुए बोला। सर हम पूरी कोशिश करें। मुलाजिम ने हिम्मत करके उसे जवाब दिया, अगर तुमने कोशिश की होती तो वो रंग भी ले आती। तुम सबके सब फजूल की रोटियां तोड़ने बैठे हो। यहाँ एक लड़की तुम लोगों से यहाँ तक नहीं ला जाती। वो तकरीबन एक दफ़ा फिर दाड़ा, सरकार हमें माफ़ कर दे। एक दूसरा मुलाजिम बोला, जो वो लड़की घर से निकले तो हम उसे उठा लाएंगे। आप हमें एक आखिरी मौका दें, दफ़ा हो जाओ यहाँ से सब के सब। और जब वो लड़की मिल जाए तभी दोबारा शक्ल दिखाना अपनी। और अब निकलो यहाँ से। चीखते हुए उसने सबको बाहर की तरफ इशारा किया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए गुस्से को कम करने की कोशिश करने लगा। मेरा जो कब से मुर्तज़ा के आने का इंतज़ार करती, कुछ देर पहले उसे बेगम से मालूम हुआ जनाब अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए थे, 2-4 दिन बाद ही लौटेंगे। हमेशा की तरह ये सुनते ही उसे मुर्तज़ा पर बेहद गुस्सा आया था। अब वो अपने कमरे में आकर मुर्तज़ा से नाराज़ रहने का प्लान कर चुकी थी। कुर्सी पर बैठे वो खतरनाक हद तक सुर्ख आंखें लिए सबने उल्टे लटके हुए शख्स को मार पड़ते देख रहा था। सर इसने अभी तक मुंह नहीं खोला। पास खड़े अशाम ने उसे हद से ज़्यादा संजीदगी और गुस्से में देखकर कुछ अफसोस से कहा, ठीक है जब तक मुंह नहीं खोलता इसी तरह मारते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि मरना नहीं चाहिए। मुझे जानना है कि मेरे घर के आसपास मुंडलाते हुए क्या कर रहा था। देखो शाम तक अगर ये तुम्हें कुछ नहीं बताया तो मैं खुद इससे सब उगलवा लूँगा अपने तरीके से। कुर्सी से खड़े होते सुर्ख आँखें किए वो हशाम से कहता, तन फन करते कमरे से निकल गया। इसके बात सुनकर हशाम को सामने लटके इस मुजरिम पर तरस आया, क्योंकि वो जानता था शख्स इस मामले में कितना सफाक है। फहद ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। आज वो घर आया तो घर में उस तस्वीर वाले नौजवान को पाकर एक लम्हे की ठटका। ये एकदम उसका मूड बिगड़ा। सबको सलाम करते ऊपर कमरे में जाने लगा कि रुखसाना बेगम ने आवाज़ देकर उसे रोका और बोली, फहद यहाँ सबके साथ बैठो। जिस पर उसने एक नज़र रुखसाना बेगम को देखा और फिर सबसे दुआ सलाम करते उस नौजवान को घूरते हुए बोला, नहीं मैं बहुत थक गया हूँ, पर अपने कमरे में जाकर रेस्ट करूँगा। ऊपर की तरफ बढ़ गया। मुस्तफ़ा ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते बीजान की तरफ देखा, जो खुद भी मुश्किल हंसी कंट्रोल किए बैठी थी। उसके बाद वकार उठा और मुस्तफ़ा को गले लगा। बोला, यार अब हम चलते हैं, मिल लिया तुम्हारे कज़न से भी, लेकिन खैर तुम्हारी तरह कोई ख़ास खुश मिजाज नहीं है। जिस पर मुस्तफ़ा मुस्कुराया। अगर उसे बता देता कि मुस्तफ़ा ने किस सिलसिले में उसे बुलाया तो यकीन फहद से पहले वकार उसका गला दबा देता, क्योंकि वकार मुस्तफ़ा का बिजनेस पार्टनर था और ये वाहिद दोस्त जिसे फहद नहीं जाता था। इस बात को मुस्तफ़ा ने फ़ायदा उठाते उसे घर पर बुलाया उसकी वालिदा के साथ खाने पर,
और अब इन लोगों से खुदा हाफिज़ करते उसे गेट तक छोड़ने आया। रात के खाने पर वो सभी मौजूद थे। फ़हद ने रोज़ाना आदत के मुताबिक अपने सामने देखा तो सामने वाली कुर्सी खाली मुंह चढ़ा रही थी। फलक टेबल पर नज़र नहीं आई। मीजा ने उसकी नज़र का इर्तिकाब महसूस करते हुए रुकिया बेगम को मुखातिब किया। बोली, फलक कहाँ है, नज़र नहीं आ रही। जिस पर रुकिया बेगम ने कहा, जी अम्मी मैं अभी देखती हूँ। रुखसाना बेगम फौरी बोल पड़ी, कोई फ़ायदा नहीं भाभी, जब से उसने निकाह की बात की तब से कमरा बंद करके बैठी है कि उसे ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाना। अगर इसकी शादी हो गई तो हिराब में किधर, उसे भी दूसरे घर जाना पड़ेगा। जिद लगाए बैठी है, मुझे समझ नहीं आ रही कैसे समझाऊँ। निकाह फ़हद ने ज़ेर लबी अल्फाज दोहराए और फिर बीजान को मुखातिब करते कहने लगा, बीजान आप फलक का निकाह करना चाहती हैं? कुछ हैरानी और सदमे में जाते उसने पूछा। हाँ तो और क्यों, यूँ ही अब किसी को अपनी बच्ची के दिल के साथ खेलने दूँ? बीजान ने इत्मीनान से नवाला मुंह में डालते हुए कहा। फ़हद की तो भूख ही एकदम ख़त्म हो गई थी। फिर बोला, लेकिन बीबी जान फलक इस रिश्ते को कैसे समझेगी? वैसे भी आप तो एंगेजमेंट का कह रही थी। हाँ सोचा तो एंगेजमेंट कह थे, लेकिन आज वकार और उसकी अम्मी आए थे, उन्होंने कहा वो सीधे निकाह ही करेगा और माशाल्लाह उन्हें हमारी फलक बहुत पसंद आई। बीजान ने खुशी से बताते फ़हद के चेहरे पर एक रंग आता और एक जाता रहा। लेकिन बीजान जब फलक ये रिश्ता करना ही नहीं चाहती तो आप उसके साथ ज़बरदस्ती क्यों कह रही हैं? फ़हद ने अगली दलील दी। बच्चों को अपने अच्छे बुरे का क्या पता होता है, लेकिन खैर तुम खाना खाकर मेरे कमरे में आना, फिर मैं तुम्हें फुर्सत से समझाऊंगी मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। फलक के रिश्ते की बात को तुमने हवा बनाए हुए देखो, किसी को मसला नहीं है इस मामले में, तुम फलक की सपोर्ट बिल्कुल नहीं करोगे। जब मिरहा का निकाह हुआ था तो वो सिर्फ 16 साल की थी और अब देखो माशाल्लाह मुर्तज़ा और मिरहा दोनों ही कितने खुश हैं। निकाह बहुत ही खूबसूरत बंधन है, इसमें बंदे दोनों फरीक कब एक दूसरे के लिए इतने अहम हो जाते हैं कि अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरे की खुशी की परवाह होने लगती है। और मोहब्बत का क्या है, वो तो हो ही जाती है, लेकिन खैर तुम नहीं समझोगे, तुम खाना खाओ। मीजान गुफ्तगू का अख्ताम करते तसल्ली से दोबारा खाने में मसरूफ़ हुई। मुस्तफ़ा तो वो मुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल किए बैठा रहा था, बाकी सबका भी यही कुछ हाल था। लेकिन फ़हद अपनी प्लेट में पड़े खाने को खाने की बजाय उसके साथ खेलने में मसरूफ़ है, जैसे किसी गहरी सोच में हो। खाना खाकर सब डाइनिंग टेबल से उठे तो फ़हद ने बीजान के कमरे में जाने से पहले फलक के कमरे का रुख किया। 2 से 3 बार दस्तक देने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खोला तो फ़हद ने परेशानी से उसे पुकारा, फलक प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। उसकी आवाज़ सुनते ही फलक ने दरवाज़ा खोला। फ़हद ने जब नज़र उसके चेहरे पर डाली तो ब्राउन आँखें आंसू से लबरेज, सुर्ख होती गाल और नाक कुछ बिखरे से बाल फ़हद को आज वो पहले दिन वाली फलक लगी। उसको अपने सामने पाकर फलक सोचे समझे बगैर उसके आगे बढ़ी, उसके सीने से लगी। यूँ उसका एक लम्हे में अपने इतने करीब आ जाना फ़हद को बेचैन कर गया। जो उसके सीने से लगी रोने के साथ साथ सिर्फ एक ही बात की रट लगाई बैठी थी कि वो शादी नहीं करेगी, वरना सब उसे घर वालों को छोड़कर हिरा की तरह ससुराल जाना पड़ेगा। फ़हद ने ऐसे से उसके सर को थपकते महसूस अंदाज में उसे खुद से दूर किया। अच्छा ठीक है, कोई नहीं करेगा तुम्हारी शादी, फलक रोना तो बंद करो। फ़हद ने उसका चेहरा हाथों में लिया, भरते आंसू साफ करते हुए कहा। फलक शिद्दत से रो दी और बोली, नहीं बीजान और बाकी सब ने मुझे कहा है, और वैसे भी मुझे पता है सब लड़कियों को शादी करके एक न एक दिन ससुराल जाना पड़ता है, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी। मैंने बीजान से कहा है कि जैसे मिरहा आप इस घर में रहती है, मुझे भी इसी तरह इस घर में ही रहना है। लेकिन उनकी शादी तो मुर्तज़ा भाई से हो जाएगी, वो कभी इस घर को छोड़ के नहीं जाएंगी, लेकिन मेरी तो उस वकार से होगी। वो उचकिया बरते फ़हद को बता रही थी, लेकिन आपने मुझे अडॉप्ट किया था, प्लीज़ अब शादी को रुकवा दें। आई प्रॉमिस मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी और ना ही कॉलेज से कुछ छुट्टी करूँगी, कभी नाराज़ भी नहीं होंगी और कोई ज़िद भी नहीं करूँगी। रोते हुए फ़हद को मनाने की कोशिश कर रही थी। वो कोई माने ना माने उसे यकीन था फ़हद इसके बाद ज़रूर मानेगा। अच्छा ठीक है फलक, पहले मेरी बात सुनो। फ़हद है उसे बेड पर बैठाते हुए पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिसकी रोते रोते अब हिचकी बन चुकी थी। फलक ने गिलास पीछे करते हुए फ़हद से कहा, जब आपकी शादी हो जाएगी तब भी मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। फिर अगर मेरा दिल किया तो मैं शादी करूँगी, वरना मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। मेरी शादी? फ़हद ने हैरान होते हुए फलक की तरफ देखा। पूछो इसकी शादी की बीच में कहाँ से आ गई? हाँ बीजान ने मुझे बताया, जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपकी बीवी को मैं अच्छी नहीं लगूंगी, इसलिए वो आपसे पहले मेरी शादी करवाना चाहती है, लेकिन आई प्रॉमिस मैं किसी को परेशान नहीं करूँगी। रोते हुए फ़हद ने को इतला दी थी। फ़हद ने पहले हैरानी से फलक को देखा, फिर बोला, ऐसा कुछ नहीं हुआ, चलो फलक चलो शाबाश रोना बंद करो, सो जाओ, वरना सोची हुई आंखों के साथ कॉलेज जाओगी क्या? फ़हद ने प्यार से उसे समझाते हुए कहा, जिस पर फलक ने गुस्से से देखा। बोली, आप कॉलेज को जाने की पड़ी है, इधर बीजान मेरी शादी इस वकार से करा देंगे, और आप एक जुमला अधूरा छोटे और फूट फूट कर रोने लगी थी। फ़हद ने उसके पास ज़मीन पर घुटनों के बल बैठते उसका हाथ में लेते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा फलक, मैं कह रहा हूँ ना कोई तुम्हारी शादी करवाएगा, चलो रोना बंद करो और सो जाओ। उसके कहे गए जुमले पर बरसात कुछ थमने लगी थी और यूँ भी पलकों से उसने काली गहरी आंखों में देखा। नज़र मिलते ही हमेशा की तरह फ़हद को अपना आप उस आंखों में डूबता हुआ महसूस हुआ, और ना चाहते हुए भी फलक नज़र झुका गई थी। लोगों ने यह मंजर भरपूर एंजॉय किया कि मेजर फ़हद हमदान किसी के कदमों में बैठे इस घर तहम्मुल और प्यार से समझा रहा था। फ़हद उसे लेटने का कहते कमरे से निकल गया, क्योंकि अब उसे हर हाल में पीछे से बात करनी थी। उसे निकलते ही पहले मुस्तफ़ा और रुखसाना बेगम दरवाजे की ओट में हुए। उसको सीढ़ी उतरते देखकर मुस्तफ़ा ने कहा, मैं नहीं कह रहा था चाची, आपको मेरा प्लान ज़रूर कामयाब होगा। जिस पर वो हंसते हुए बोली, तुम दो शैतान ही बस एक दूसरे को समझ सकते हो, भाई हमारे हाथ तो खड़े हो। उन्होंने अपने हाथ खड़े करते मुस्कुराते हुए मुस्तफ़ा से कहा, जिस पर वो दिल खोल कर हंसा।
मुस्तफ़ा ने बाजू फैलाते हुए उनके कंधे पर हाथ रखा और उनके साथ नीचे आते हुए बोला, बस अब तो आप सासू माँ बनने की तैयारी करें, आपकी भी प्रमोशन होने वाली है। रुखसाना बेगम ने मुस्तफ़ा का कान पकड़ा, बोली, एक बार फहद का निकाह हो जाए फिर तुम्हारी ही बारी है। एक लम्हे के लिए मुस्तफ़ा की मुस्कुराहट सिमटी, लेकिन फिर बोला, या अल्लाह चाची, फहद और मुर्तज़ा कम है जो आप मुझ मासूम को भी इस सफ़ में खड़ा करना चाहती हैं। हाँ बिल्कुल, बस अब मैं तुम्हारे लिए भी लड़की देखना शुरू करती हूँ। सामने से निकलती रुकिया बेगम ने बात सुनी तो उनके करीब आ गई और बोली, भाई लड़की किसके लिए देख रही हो? रुखसाना बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मुस्तफ़ा से कह रही हूँ अब तुम लोग भी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दो। इसके लिए हम लड़की ढूंढनी शुरू करते हैं, या फिर अगर उसे कोई पसंद हो तो मैं बता दें। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुस्तफ़ा को छेड़ो, साथ ही बोली, क्यों भाभी ठीक कह रही हूँ ना? रुकिया बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके हाँ में हाँ मिलाई कि मुस्तफ़ा बोला, अब आप दोनों यहाँ खड़े होकर जिसकी मर्जी शादी की प्लानिंग करें, मैं तो चला सोने गुड नाइट कहते हुए दो सीढ़ियाँ पलंग तक कमरे की तरफ बढ़ा। मुस्तफ़ा के जाने के बाद रुखसाना बेगम हंसी और बोली, मेरी तो यही दुआ है अल्लाह मुस्तफ़ा के नसीब में एक बेहतरीन और बाबा हम सफ़र भेजे। जिस पर कोई रुकिया बेगम ने मुस्कुराते हुए आमीन कहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानती थी कि उनका बेटा आज भी मेहरमा चाहते हैं, लेकिन वो बेबस थी इस मामले में, कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि मुस्तफ़ा ने उन्हें सख्ती से मना किया था, या कह लो अपनी कसम देकर रोका हुआ था। कमरे में कदम रखते ही मुस्तफ़ा ने गहरी सांस ली, क्यों बार बार उसकी शादी, उसकी मोहब्बत या मेहरमा का जिक्र उसके सामने होता था। वो जितना इन सबसे बचता था उतना ही फंस जाता था। मुस्तफ़ा को ऐसा ऐसे ये समझ आ रहा था कि मोहब्बत कभी माजी का हिस्सा नहीं बनती, ये होती है और होती रहती है। अब शहर बदले, मुल्क छोड़े, ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी तब्दीली ले आए, खुद को जितना मर्जी मसरूफ़ करें, लेकिन मोहब्बत अपनी जगह से ज़रा बराबर नहीं हटती और मूव ऑन को आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप किसी और के जिक्र पर, किसी कहानी या फिल्म के किरदारों को देखकर, कोई अधूरी नज़म पढ़कर, यहाँ तक कि कहीं लफ्ज़ मोहब्बत लिखा हुआ पढ़ ले तो आपके चेहरे जहन में वो चेहरा आ जाएगा जिससे आपको मोहब्बत है। उसे लगा कि वक्त के साथ साथ मेहरमा को भुला देगा, लेकिन अब वो कमज़ोर पड़ रहा था और यही वो नहीं चाहता था। आज फिर उसका अक्स पलकों पर उतर था, आज फिर रात आंखों में कटनी थी। कमरे में कदम रखते ही उसे खाली कमरा मुंह चढ़ा रहा था। कमरे का जायजा लेने वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ पर उसे अंदाज़ा हो गया था कि वॉशरूम में। उसे शरारत सूझी और खामोशी से कमरे के तमाम लाइट्स बंद करके बेड पर बैठ गया। यूँ ही वॉशरूम से निकले कमरे को अंधेरे में डूबे देखकर हैरान हुई। लाइट ऑन करने के लिए हाथ बढ़ाया तो पीछे से किसी उसे अपने आसार मिले। एक लम्हे के लिए वो चीखी और फिर बोली, या मुर्तज़ा आप कब सुधरेंगे? उसकी परफ्यूम की खुशबू उसका लफ्ज़ को महसूस कर चुकी थी। वैसे भी उसके अलावा इस वक्त कमरे में कोई नहीं आ सकता था। जिसमें मुर्तज़ा का दिल का कहकर कमरे में गूंजा और फिर उसने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन कर दी। हरी आंखें भरपूर शरह से चमकते हुए मेहरा के चेहरे का तवाफ करी थी। उसे खुद से दूर करते हुए मेहरा ने कहा, आप कभी नहीं सुधरेंगे ना मुर्तज़ा? किसी दिन मेरी जान यूँ ही निकलेगी, बेशक आप लिखवा लें मुझसे। जो दिल पर हाथ रखे अपनी धड़कनें हमवार करने की कोशिश करते उसे कह रही थी। मुर्तज़ा ने बगौर उसका जायज़ा लिया। शर्ट, खुली सी शर्ट और हमरंग ट्राउज़र पहने, निखरी निखरी सी खड़ी और मुर्तज़ा को आंखें दिखाती उसे बेहद खूबसूरत लगी। वो टकटकी बात ने मुर्तज़ा के खुद को देखने पर कंफ्यूज होती वो आगे बढ़ने लगी कि मुर्तज़ा ने उसे कलाई खींची और मुकम्मल उसके हिसार में आ गई। मुर्तज़ा के इतने करीब आ जाने पर एक लम्हे में उसका दिल ज़ोर शोर से धड़का, चेहरे पर हया की लाली उभरी। उसकी यूँ नज़र झुकाकर देख लेने पर मुर्तज़ा को टूक और प्यार आया। उसके रुखसारों को नरमी से छूते बोला, माई लव, अब सब की आदत डाली, मेरी वापसी अक्सर रातों को ही होती है। मुर्तज़ा की बियर्ड की हल्की सी चुभन पर मेरा कुछ कसमस आई और बोली, मुर्तज़ा प्लीज़ छोड़े मुझे, अपने बाहर सुखाने, देखे कितनी सर्दी हो रही है। छोड़ने के लिए थोड़ी थामा था। मुर्तज़ा ने हल्का सा झुकाव उसकी तरफ देखते हुए कहा। मेरा ने नज़र उठाकर उसके खूबरू चेहरे पर डाली। हरी आंखें सुनहरी आंखों से टकराई और हमेशा की तरह मेरा फ़ौरन रुख फेर गई। उसकी आंखों में देखना एक मुश्किल मरहला था जिसमें मेरा शायद हर बार ही नाकाम हो जाती थी। मेरा ने यूँ ही उसके सार में खड़े अपने लब काटे थे, जिसमें मुर्तज़ा ने हाथ बढ़ाकर उसके निचले होठ को आज़ाद किया जो मेरा ने दांतों में दबाया हुआ था और बोला, ये हक आपका नहीं है, डोंट डू दिस, इट्स नॉट योर राइट। इसकी बेबाक गुफ्तगू और नज़रों के सामने खड़े रहने का मेरा में अब और हिम्मत नहीं थी, तो उसके सीने पर हाथ रखते उसे खुद से दूर करते अलग होने की एक नाकाम सी कोशिश की, जिस पर मुर्तज़ा ने मुस्कुराते हुए उसके गिर्द अपने हिसाब को मज़ीद तंग किया और बोला, यार अपनी जान को हल्कान मत किया करें मेरी जान। मेरा ने इल्तिजा करती नज़र से मुर्तज़ा की तरफ देखा, जिसमें मुर्तज़ा ने मुस्कुराते हुए ऐसे से मेरा के बालों से टॉवल निकाला। सुनहरे बालों की बूंदे ने मेरा के साथ मुर्तज़ा के चेहरे को भी भिगोया और मेरा के बालों की खुशबू उसकी ठंडक मुर्तज़ा को मज़ीद बहकने पर मजबूर कर दी थी। उसकी शफाफ गर्दन पर पानी के चंद कतरे रक्स कर रहे थे, जिन्हें देखकर मुर्तज़ा ने बेख्तियार उसकी गर्दन को अपने होठों से छुआ। उसके जान लेवल लम्स पर मिरहा ने ज़ोर से आंखें बंद करते उसकी शर्ट को अपने हाथों में जकड़ा। मुर्तज़ा ने मुस्कुराते हुए मिरहा का रुख ड्रेसिंग की तरफ मोड़ा और हेयर ड्रायर ऑन करते उसका रुख मिरहा के बालों की तरफ किया। लाइम मुझे दे मैं करती हूँ, मिरहा ने मुर्तज़ा के हाथ से हेयर ड्राई लेने की कोशिश करते हुए कहा। मुर्तज़ा ने आईने में उसके अक्स को मोहब्बत से देखते हुए कहा कि मैं करूँ तो कोई प्रॉब्लम है? मेरा नफ़ी में सर हिलाते हेयर ड्रायर को छोड़ते नज़र झुका गई। जो उसे नाराज़ होने का सोचे बैठी थी वो तब याद नहीं था कि मुर्तज़ा से नाराज़ है। मुर्तज़ा के जाने के बाद उसकी बेड पर नज़र पड़ी तो वहाँ खूबसूरत लाल गुलाबों का गुलदस्ता पड़ा था। वो जब भी आता था तो उसके लिए यूँ ही लाल गुलाब लाता था और साथ ही एक कार्ड था जिस पर सॉरी लिखा हुआ था, जिसे देखकर मेरा को अपनी नाराज़गी याद आई। फिर दिल ही दिल में बोली, बहुत तेज़ है ये मुर्तज़ा, अल्लाह जाने मेरे दिल की बातें भी कैसे जान लेते हैं, लेकिन खैर इनसे तो मैं सुबह निपटती हूँ।
हल्की सी दस्तक देकर उसने कमरे में कदम रखा। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने ये कहकर फहद दरवाजे पर खड़े देकर कुरान पाक बंद करते पास तकिए पर रखा और उसे अपने साथ पास बैठने का इशारा किया। बीजान कल में मसरूफ़ था इसलिए नहीं आ सका, इसके लिए मुआज़रत, लेकिन आप क्या कहना चाहती हैं? फहद ने उनके पास बैठने की बात का आगाज़ किया। मुझे तुमसे पूछने की तुम्हें फलक के रिश्ते से आखिर मसला क्या है? बीजान, कोई मसला कोई नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि फलक अपनी निकाह जैसी जिम्मेदारी को निभा सकती है? बेशक वो 20 साल की होने वाली, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल की ज़िंदगी के 4 से 5 साल बीते। उनमें इस उम्र की तो बड़ी है, लेकिन वो अभी तक मैच्योर नहीं हुई। फलक ने अपनी ज़िंदगी के 4 साल निकाल कर दोबारा 14 साल की उम्र से जीना शुरू किया है। बेशक वो 20 साल की होने वाली, लेकिन उसकी बातें, उसकी हरकतें सारी टीनेज लड़कियों जैसी हैं। आप यूँ समझिए कि वो अभी 16 साल की। वो बड़े तहम्मुल से बीजान को समझा रहा था। उसकी बात सुनकर बीजान मुस्कुराई। बेशक उनका पुत्र उन्हें बड़ी रसानियत से समझा रहा था। तुम ठीक कह रहे हो फहद, तुम्हारी कही एक एक बात सच है, लेकिन क्या? बीजान उनकी बात ख़त्म करते करते फहद ने नज़र उठाकर बीजान की तरफ देखा। मैंने महसूस किया फलक तुमसे मोहब्बत करने लगी है, बीजान बोली। फहद ने हैरान कुन नज़र से उनकी तरफ देखा। पहले वो कुछ बोलता कि बीजान ने उसे हाथ के इशारे से रोका और फिर गोया। अब तुम कहोगे कि ऐसा कुछ नहीं है। बेशक तुम्हारी तरफ से फलक के लिए मोहब्बत नहीं, सिर्फ हमदर्दी हो, लेकिन तुम्हारी गोल लगने पर जो हालत फलक की थी उसे हम हमदर्दी, अटैचमेंट या टीन क्रश नहीं कह सकते। और फलक तो अभी तक खुद इस बात से अनजान होगी कि जो जज्बा वो तुम्हारे लिए रखती है उसे मोहब्बत कहते हैं, और मोहब्बत जताने से नहीं पता चलती, वो महसूस की जाती है। और फलक के हर अमल में तुम्हारे लिए मोहब्बत झलकती है। तुम्हारे ना होने पर परेशान रहती है, तुम्हारी तकलीफ़ पर उसे भी तकलीफ़ होती है, तुम्हारी खुशी में वो भी खुश होती है। फहद तो बीजान के मुंह से इस कदर साफ साफ बातें सुनकर खामोशी से बैठा उन्हें देख रहा था। सब अल्फाज ख़त्म हो गए थे। बीजान पूरी तैयारी के साथ उसे समझाने बैठी थी। बीजान ने फहद को खुद को यूँ तख्ता पाकर दोबारा मुस्कुराते हुए बोलना शुरू किया। देखो फहद, मैं नहीं चाहती कि फलक को जिस तरह घर में पना देकर हमने एक नेकी का काम किए इसको ज़ाया होने दे। आज इसे एक तकलीफ़ से बचाकर कल उसे भी बड़ी तकलीफ़ देना तो कोई अक्लमंदी नहीं। जिस तरह वो तुमसे रूठती है और ज़िद करती है, नखरे उठवाती है, उसे सब की आदत हो रही है। कल जब तुम्हारी शादी हो गई तुम्हारी बीवी ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी, बल्कि कोई भी लड़की नहीं करेगी। बीवी तो बहनों को मुश्किल से बर्दाश्त होती है, और फलक से अपने रिश्ते की तुम दुनिया को क्या वजाहत दोगे? और जब तक तुम अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाओगे तो फलक के लिए सब बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। वो तुम्हारी बेरुखी को कैसे झेलेगी? इसलिए इसका निकाह हो जाना ही बेहतर है। वो एक पाक रिश्ते में बनकर खुद को आहिस्ता आहिस्ता अपने शौहर के करीब होना शुरू हो जाएगी, और तुम्हारे लिए जो मोहब्बत उसके दिल में परवान चढ़ रही है वो खुद ही ख़त्म हो जाएगी। रही बात है जिम्मेदारी को समझने की, तो मेरा बीबी 16 साल की थी जब उसका निकाह मुर्तज़ा से हुआ। बढ़ती उम्र के साथ फलक खुद भी समझेगी, और हम सब ही तो हैं उसे समझाने के लिए। इसलिए अब तुम इस मामले में और कोई मुदाखलत नहीं करोगे। जी ठीक है बीजान, फहद ने खामोशी से सर झुकाएगा। इसके झुके सर को देखकर भी बीजान दोबारा गोई। मैंने तो मुस्तफ़ा से भी कहा था अगर उसे फलक पसंद है तो वो उसे निकाह कर, लेकिन उसे साफ इनकार कर दिया। फिर मैंने यही बात मुस्तफ़ा से की कि मैं फ़हद से भी पूछ लूँ, तो मुस्तफ़ा ने कहा नहीं बीजान, वो भी फलक से निकाह नहीं करना चाहता। जिस पर फ़हद ने नज़र उठाकर बीजान को देखा। फ़हद की आंखों में बढ़ते पैगाम को साफ पड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी अनजान बनते हुए बोली, मैं तो चाहती हूँ एक घर की बच्ची है, घर में ही रह जाती, लेकिन खैर अब तुम लोगों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं की जा सकती। इस मामले में ज़िंदगी तुम दोनों की है और तुम लोगों ने गुजारनी है। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम फलक की ज़िद पर मुझसे बात करने आए हो, लेकिन तुम फिक्र ना करो, कुछ ही दिनों में वो अपने आने वाली ज़िंदगी में बहुत खुशी से मसरूफ़ हो जाएगी। फ़हद सर हिलाता भारी कदमों से उठकर अपने कमरे में आ गया। वो भारी दिल और बोझल कदमों से अपने कमरे में आया। बेशक वो बीजान की एक एक बात से इत्तेफाक करता था। फलक छोटी थी और ना समझती, लेकिन वो कोई छोटा बच्चा नहीं था जो फलक का झुकाव अपनी तरफ महसूस ना कर सकता। अगर बीजान कह रही थी कि उन्हें फलक की इसकी मोहब्बत के लिए महसूस किया है तो वो हरगिज़ भी नहीं गलत हो सकती थी। लेकिन फ़हद ने हमेशा अपने लिए एक मैच्योर लड़की के बारे में सोचा था जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। ऐसे नहीं थे कि वो किसी और को पसंद करता था, लेकिन फलक इंतहाई डरपोक लड़कियों में से थी, और फ़हद के हमसफ़र में बहादुर होने की खूबी लाजमी होनी चाहिए थी, क्योंकि वो जिस फील्ड में था वहाँ ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं था। और वो अपनी गोली लगने पर फलक का रद्द-ए-अमल वो देख चुका था कि वो तो सीधा उसे जॉब छोड़ने का ही कह चुकी थी। अगर वो फलक को अपने शरीक का हयात मुंतखब करता है तो उसे ज़िंदगी में आगे चलकर उसे बहुत से मकामात पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। बेड पर आंखें बंद किए लेटे हुए फ़हद ने खुद से एक सवाल ईमानदारी से किया, जिसके जवाब पर उसने महसूस किया कि वो भी फलक के लिए फीलिंग्स रखता है, लेकिन अब दिल और दिमाग में जंग शुरू हो चुकी थी। वो शख्स हाथ में चाकू पकड़े सामने निढाल कुर्सी पर पड़े हुए जू से पूछ रहा था कि बताओ तुम्हें किसने भेजा है। जिस पर इस निढाल मुजरिम ने एक नज़र इस खूबरू अफसर को देखकर मुस्कुराता हुआ आंखें बंद कर गया, और उसे तेज चलाने के लिए इसका ये अमल ही काफ़ी था। हरी आंखों में शदीद गुस्से से सुर्खी उतरी, माथे पर 2 बल नुमाया हुए, पूरे कमरे में उसकी दहाड़ गूंजती। तुम्हें किसने भेजा है? मैं आखिरी दफ़ा पूछूँ, इसके बाद जो मैं करूँगा तुम्हारे नाकाबिल यकीन होगा। उसके कुछ ना बोलने पर मुकाबले बैठे शख्स ने गुस्से से अपनी बेड पर हाथ फेरा और कुर्सी पर फैला के बंदे उसके हाथ पर छोटी उंगली के दरमियान में ज़ोर से चाकू मारा, जिससे इस मुजरिम की चीख पूरे कमरे में गूंजी। बोलना शुरू कर दो, वो एक बार फिर धाड़ा था।
वहाँ खड़ा हर शख्स लरस गया था। बोलो नहीं तो यूं ही तुम्हारे जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करूँगा, लेकिन तुम्हें मरने नहीं दूंगा। लेकिन खैर, अगर तुम्हारी मर्जी पता तो मैं वैसे भी लगवा लूँगा। कहते साथ उसने शिद्दत से वो चाकू दोबारा उसकी दूसरी उंगली पर मारा। इस मुजरिम की चीख पूरे कमरे में दोबारा गूंज उठी, जिसके बाद वो नढाल हालत में आहिस्ता आहिस्ता सब बताता गया। हशाम जिस उसका ये बता रहे उसका सारा डेटा मुझे कल शाम तक चाहिए। ऑर्डर देते उसने अपने पीछे पड़े इस बेहाल मुजरिम को देखा। उसकी कुर्सी पर ज़रा झुकते हुए बोला, मैं ये जानता था ये तुमने नहीं किया। अगर तुम इस 2 टके के मालिक का नाम पहले दे देते तो तुम्हें तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ता। लेकिन खैर, उसकी पट्टी वगैरह करवाओ। कहते वो तन फन करता वहाँ से निकल कर हमेशा पीछे हमेशा की तरह शाम खड़ा ये सोच रहा था कि दर्द भी वो शख्स खुद है और दवा भी खुद ही है। इस दिन बीजान से बात करने के बाद फ़हद ने फलक को मुकम्मल इग्नोर करना शुरू कर दिया था। फलक ने 2-3 दफ़ों से बात करने की कोशिश भी की, यहाँ तक कि जब फ़हद उसकी नम आंखें देकर भी नहीं पिघला। ऐसे 1 हफ्ते में वो समझ चुका था फलक वाकई उसे मोहब्बत करने लगी। और बीजान ने बिल्कुल ठीक कहा था कि इससे पहले वो और आगे बढ़ती, जहाँ से राह फरार नामुमकिन होता बेहतर था वो यहीं से लौट जाए। लेकिन इतने महीनों में से उसे खुद भी फलक की आदत हो चुकी थी। उसे अपने आप खला सा महसूस हो रहा था। कुछ था जो मुकम्मल नहीं था। इससे दूर रहना फ़हद के लिए भी मुश्किल था, खासकर तब जब वो खुद बेधड़क उसके करीब आ जाती थी। उससे दूर रहना फ़हद के लिए भी मुश्किल था, खासकर तब जब वो बेधड़क खुद उसके करीब आ जाती थी। फ़हद बाहर लॉन में बैठा लैपटॉप खोले फाज पर झुका अपने काम में मसरूफ़ था कि चेहरे पर साफ बेजारी थी। और मुस्तफ़ा जानता था कि ये बेजारी क्यों है। दरवाजे से टेक लगाए खड़ा उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। सीढ़ियों उतर कर आते मुर्तज़ा ने मुस्तफ़ा को यूँ खड़े देखा तो उसके पीछे आ खड़ा हुआ और वो बोला, क्या देख रहे हो? मुस्तफ़ा ने पीछे मुड़कर मुर्तज़ा को घूरा और 1 कदम दूर होता बोला, क्या तकलीफ़ है तुम्हें? मुर्तज़ा ने मुस्कुराते हुए मुस्तफ़ा को देखा और बोला, डर गए थे क्या? और तुम सिंगल, इसका मतलब ये नहीं कि तुम फ़हद की नज़र से देखो। आंख विंक करते हुए उसने भी फ़हद को देखते मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात पर ना चाहते हुए भी मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिया और बोला, शट अप। इससे पहले एक दूसरे से कुछ कहते मेरा चाय का 1 कप ट्रे में रखते हुए लाते हुए बोली, मुस्तफ़ा भाई ये ले आपकी चाय, और साथ एक नज़र मुर्तज़ा को भी। मेरा ने कब मुस्तफ़ा की तरफ बढ़ाया। इससे पहले कि मुस्तफ़ा कब उठाता मुर्तज़ा ने उठा लिया। ये मेरी चाय है मुर्तज़ा। मुस्तफ़ा ने उसे घूरते हुए कप वापस पकड़ाना चाहा। हाँ, लेकिन अब मेरी, क्योंकि मेरी बीवी ने बनाई है। मुर्तज़ा ने कहते साथ कप लबों से लगाया। उसके यूँ मुस्तफ़ा के सामने बीवी कहने पर मेरा के गाल टमाटर हुए, लेकिन फिर संभल कर बोली, मुर्तज़ा ये मैंने मुस्तफ़ा भाई के लिए बनाई और आप ऐसी चाय पीते भी नहीं है तो इन्हें वापस कर दें, मैं आपको और बनाकर ला देती हूँ। सुन लिया तुम्हारी बीवी के लिए, इसने ये चाय मेरे लिए बनाई तो इधर तो मेरा कप। मुस्तफ़ा ने कप तकरीबन छीना था, जिससे छलक कर 1-2 कतरे बाहर भी आ गए थे। मुस्तफ़ा को कप देते मुर्तज़ा ने हाथ बढ़ाकर मेरा को अपनी तरफ खींचा और बोला, आप जैसे भी चाय बनाए मुझे अच्छी लगती है। और साथ ही उसके हाथ को अपने होठों से लगाया। मेरा इसकी दर बेबाकी मुस्तफ़ा के सामने खुद में सिमटी और उसके हाथ से अपना हाथ खींचा ताकि मुतबादल बेशर्मी की हाथ न कर दे। मुर्तज़ा की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी इन दोनों से नजरें मिलाए बगैर मेरा वहाँ से निकलती चली गई कि पीछे से मुर्तज़ा की आवाज़ सुनाई दी, ये कप फ़हद के लिए बना देना और लॉन में दे जाइएगा। मुर्तज़ा ने मुस्तफ़ा की तरफ देखा, जिस पर मुस्तफ़ा मुस्कुराता हुआ बोला, मेजर मुर्तज़ा अहमद, आप कुछ बेशर्म नहीं होते जा रहे? आपको कोई तकलीफ? मुर्तज़ा ने मुस्कुराते हुए मुस्तफ़ा को देखते वो दूबदू जवाब दिया, नहीं नहीं, आप जारी रखें, भले हमें क्या एतराज़, बस ये जो सामने आशिक बैठे हैं इनका भी हाल अहवाल पूछ ले। फ़हद की तरफ इशारा करते मुस्तफ़ा ने भरपूर एक्टिंग करते कहा, क्यों भाई, आपका प्लान नाकाम हो गया है? मुर्तज़ा ने भी उसके अंदाज में जवाब दिया, नहीं नहीं जनाब, ज़रा कन्फ्यूज़ होंगे और अक्सर इन्हें आपकी समझाई बात ही पले पड़ती है, तो ज़रा प्लीज़ बाजू से इसको बाहर का इशारा देते। मुस्तफ़ा ने कहा था, हाँ मैं करता हूँ बात, इसने इतने दिन से हमें सही लटका आया हुआ है, ना इनकार करते हुए नहीं कहा। मुर्तज़ा ने कुछ संजीदा होते कहा, जी बिल्कुल, हर कोई आपकी तरह तो नहीं होता, साथ साथ से निकाह करके छुपाए बैठा रहे। मुस्तफ़ा ने तंज किया, बेशक कोई दूसरा मुर्तज़ा अहमद नहीं हो सकता। और रही बात छुपाने की, वो तो बहुत लोग बहुत कुछ छुपाए बैठे हैं। ज़रा एक बार इनका निकाह निपटा लें, फिर आपसे भी लंबी गुफ्तगू करने का इरादा है मेरा। मुर्तज़ा ने बगौर उसका जायज़ा लेते उसे घर पर आने पर मजबूर कर दिया था। एक लम्हे के लिए मुस्तफ़ा को लगा कि उसे सब पता है, लेकिन फिर अपने दिल की तसल्ली के बोला, ऐसे कैसे, जब मैंने कुछ बताया ही नहीं तो इसे कैसे पता चल गया? इत्मीनान से गोया हुआ, ठीक है पर ये मसला हल करो, क्योंकि अब मुस्तफ़ा लंबी बहस में पड़कर कोई बात उगलना नहीं चाहता था। बेशक मुर्तज़ा के बाएं हाथ का खेल था, उसे अपनी बातों में फंसाना, और वो ये बात अच्छे से वाकिफ़ था, इसलिए वहाँ से निकलता वो ऊपर अपने कमरे में आ गया। और भाई क्या करे, बेडरूम में इधर मुर्तज़ा ने चेयर खींचकर मुस्तफ़ा फ़हद को देखते पूछा। फ़हद है नज़र उठाकर मुस्कुराते हुए मुर्तज़ा को देखा और बोलो, हाँ हाँ बैठ जाओ, कैसे किसी केस पर काम कर रहे हो? मुर्तज़ा ने सरसरी से पूछा। हाँ तुम बताओ, तुम फारी हो आजकल? फ़हद बोला, हाँ फ़िलहाल तो कोई ज़रूरी काम नहीं है, बस शादी के बाद ही सोच रहा हूँ स्टार्ट करूँ दोबारा कोई केस। चलिए ये भी ठीक है, वैसे पिछली दफ़ा मेरी वजह से तुम्हारी शादी कैंसिल हो गई, इसका मुझे अफसोस रहेगा। फ़हद ने कहा, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इससे पहले मुर्तज़ा कुछ कहता है, मेरा ने ट्रे टेबल पर रखी। इसको देखकर मुर्तज़ा नरमी से मुस्कुराया और बोला, थैंक्स डियर वाइफी। मेरा ने मुर्तज़ा को घूरा और वहाँ से एक लम्हे में गायब हुई, क्योंकि अभी वो मुस्तफ़ा के सामने कर चुका था। वो नहीं चाहती थी कि अब फ़हद के सामने दोहराए। मुर्तज़ा हंसा उसे वहाँ से भागते हुए देखा। फ़हद ने हैरान नज़र से मुर्तज़ा को देखा और बोला, क्यों हंस रहे हो?
बस यूँ ही तुम ये चाय पियो, कब फ़हद की तरफ बढ़ाते हुए बोला। कुछ परेशान लग रहे हो, मुर्तज़ा ने बहुत फ़हद का जायज़ा लेते हुए कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फ़हद ने महफूज से मुस्कुराहट के साथ उसे यकीन दिलाने की कोशिश की। अच्छा। मुर्तज़ा ने अच्छा को अच्छा खासा लम्बा खींचा और चाय का कप लबों से लगा लिया। तुम मुझे यूँ क्यों घूर रहे हो? फ़हद को झंझलाकर उसे देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम मुस्तफ़ा की तरह बेवकूफ़ी करोगे, लेकिन खैर तुम दोनों मेरी उम्मीद पर पूरा उतरे हो। कौन सी बेवकूफ़ी की हमने जनाब, ज़रा बताना पसंद करेंगे? फ़हद ने घूरते हुए मुर्तज़ा से पूछा। इसे छोड़ो, खैर ये बताओ तुम फलक से निकाह करने का रज़ामंद क्यों नहीं हुए? सुकून से चाय का अगले घूंट भरते सवाल किया गया। फ़हद ने लैपटॉप से नज़र उठाकर मुर्तज़ा को देखा और फिर बोला, तुमसे किससे कहा मैं फलक से निकाह करने वाला था? मुर्तज़ा मुस्कुराया और उसकी आंखों में आंखें घर डाले बोला, लेकिन तुम उसे पसंद करते हो और मेरा ख्याल है जिसे पसंद किया जाए निकाह भी उसी से किया करना चाहिए। यह तुम आम रवायती मर्दों की तरह जिसे मोहब्बत करते हो उसे निकाह नहीं करोगे, जिसे निकाह करोगे उससे मोहब्बत फिर होगी ही नहीं। मैं फलक को पसंद नहीं करता, जवाब देते वो दोबारा लैपटॉप पर नज़र मरकूज़ किए कुछ टाइप करने लगा। खुद से झूठ बोल रहे हो या मुझसे? मुस्कुराते हुए मुर्तज़ा ने कहा। नहीं, तुम्हें नहीं लगता? मुर्तज़ा तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो। फ़हद ने माथे पर एक पल डाले उसे पूछा। बिल्कुल भी नहीं, मुर्तज़ा जवाब देते साथ दोबारा बोला। खैर, फलक को रिजेक्ट करने की कोई वैलिड रीज़न? यूँ ही फलक पर नज़र टिकाए बोला। फ़हद जानता था कि मुर्तज़ा को भटकाना आसान काम नहीं हो, ना ही वो किसी दूसरे की तरह इसकी बेफजूल दलीलों पर यकीन कर लेगा। इसलिए लैपटॉप से नज़र उठाते उसकी आंखों में देखते फिर वापस अपने काम में मशहूर बोला। फलक बहुत इमेच्योर है? मुर्तज़ा ने मज़ीद पूछा। और कुछ नहीं, फ़हद ने ज़रा गुस्से से बात ख़त्म करने के अंदाज में कहा, क्योंकि वो इस टॉपिक से सख्त बेजार था या बात ही नहीं करना चाहता था। ठीक है भाई, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुर्तज़ा तुम मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो? फ़हद ने कुछ बेबस होते कहा था। मुर्तज़ा मुस्कुराया और खाली कप टेबल पर रखते बोला, ठीक है, तुम मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ तुम फलक से मोहब्बत करते हो। लफ्ज़ मोहब्बत पर तो फ़हद ठटका और इससे पहले कि वो कुछ बोलता कि मुर्तज़ा ने उसे आंखों से खामोश रहने का इशारा करते दोबारा बोलना शुरू कर दिया। अगर तुम फलक से सिर्फ हमदर्दी रखती या उसे चाहते तो वो एक मामूली बात थी, लेकिन तुम उसे मोहब्बत करते हो, इसी वजह से तुम उससे शादी नहीं करना चाहते कि अगर कल को तुम्हें कुछ हो गया तो फलक शायद ये सदमा बर्दाश्त ना कर सके। लेकिन तुम ये भूल रहे हो फ़हद कि अल्लाह का वादा है, वो इंसान की इस्तात से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालता। और तुम्हें लगता है कि फलक की जगह अगर कोई मेच्योर लड़की तुम्हारी हम सफ़र बनेगी तो फलक की तरह रिएक्ट नहीं करेगी जैसा फलक ने तुम्हारे गोली लगने पर किया। फ़हद ने नज़र उठाकर मुर्तज़ा को देखा। वो शख्स कैसे इसके दिमाग पड़ सकता था? ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं था कि बेशक वो सही कहता था कि वो लोगों के दिमाग पढ़ सकता था। वो एक बेहतरीन ऑफिसर की तरह एक बेहतरीन माइंड रीडर भी था। उसके खुद को देखने पर मुर्तज़ा मुस्कुराया और दोबारा बोला, मोहब्बत कमज़ोर नहीं होती, लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान को कमज़ोर कर देती है। अगर कोई मेच्योर लड़की हो तो उसे तुम्हारी गोली लगने पर सच में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम्हारी बीवी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी है इस मुल्क की हिफाजत करना। और तुम मुझ जैसे जितने ही नौजवान इस मुल्क पर कुर्बान हुए हैं और होते भी रहेंगे, लेकिन जब कोई भी लड़की तुम्हारी बीवी बनेगी तो वो ये कभी नहीं चाहेगी कि उसका शौहर किसी मुश्किल में पड़े या उसकी जान को कोई ख़तरा हो। मजबूत से मजबूत और मेच्योर लड़की भी वहाँ कमज़ोर पड़ जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ। जिस तरह जब तुम्हें गोली लगी तो हिबा जो तुम्हारी टीम मेट थी उसे भी दुख हुआ था, लेकिन उसका हाल फलक जैसा नहीं था, क्योंकि फलक तुमसे मोहब्बत करती है और हिबा सिर्फ तुम्हारी टीम मेट है। जिसका जैसा रिश्ता होता है उसे वैसे ही तकलीफ होती है। जिस तरह कोई माँ बाप अपने बच्चे को, बहन अपने भाई को, और वैसे ही बीवी भी अपने शौहर को खतरे में नहीं देख सकती। इसलिए अगर ये वजह है कि तुम्हारे इनकार की तो सरासर बेफजूल है। लेकिन अगर तुम्हें फलक की मर्जी से कोई मसला है तो फिर तुम्हारी मर्जी। नहीं, मुझे तो उसकी मर्जी से क्या मसला हो सकता है? फ़हद ने फौरी जवाब दिया। तो मतलब फिर तुम राज़ी हो उस निकाह के लिए? मुर्तज़ा ने कुछ मुस्कुराते हुए पूछा। अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा, फ़हद बोला। अच्छा, तो मतलब तुम सारी ज़िंदगी शादी नहीं करने वाले? अल्लाह माफ़ करे मुर्तज़ा, ऐसे क्यों बोल रहे हो? फ़हद ने बुरा से मुंह बनाते कहा। क्योंकि तुम आने वाले वक्त के खौफ से अपने आज के वक्त को बर्बाद कर रहे हो। मुर्तज़ा ने सब गोई से कहा। और मौत बरहक के इसका ये मतलब नहीं कि हम इसके डर से आज भी जीना छोड़ दें, इसलिए इन फजूल अंदेशों को दिमाग से निकाल दो। तुम ठीक कह रहे हो, फ़हद मुर्तज़ा की आंखों में देखते हुए बोला। मैं हमेशा ही ठीक कहता हूँ। मुर्तज़ा ने अपने बालों में हाथ फेरते चेयर से टेक लगाते बड़े फ़ख्री अंदाज में कहा, जिसमें फ़हद ने आंखें चोटी किया। मुर्तज़ा को पूरा बोला, तुम बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हो? मुर्तज़ा कहकर लगाकर हंसा और बोला, ये बात भी ठीक है। सब वही सा जवाब आया और इस बार फ़हद भी हंस दिया था। तो मैं एक मुफ्त मशवरा दूँ? मुर्तज़ा ने यूँ ही मुस्कुराते हुए फ़हद से कहा। अच्छा, अगर मुफ्त दे रहे हो तो ले लेता हूँ। फ़हद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम्हें फलक से अच्छी लड़की कभी नहीं मिलेगी, और वैसे भी कहते हैं जिससे मोहब्बत करते हैं उससे नहीं, जो हमसे मोहब्बत करते हैं उससे शादी करनी चाहिए। चाहने से चाहे जाना ज़्यादा खूबसूरत होता है। लेकिन बीजान तो फलक की शादी इस वक़ार से कराना चाहती है। फ़हद ने कुछ अफसोस से कहा। मेरा नहीं ख्याल ये शादी रुकवाना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम है। मुर्तज़ा ने उसे देखते हुए कहा। अब मैं अच्छा थोड़ी नहीं रखता हूँ अपनी शादी के बाद खुद करता। तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे इतना तो काम कर ही सकते हो। देखो, मैंने हाँ भी तुम्हारे कहने पर ही की है। मुर्तज़ा उसके ब्लैकमेल करने पर मुस्कुराया और बोला, नहीं बेशक तुम इनकार कर दो। वैसे भी वकार लोग की फैमिली ने फलक को पसंद कर लिया और वैसे भी इतनी प्यारी है। फलक से शादी करने के लिए कोई भी मान जाएगा। तुम ही नखरे कर रहे हो। मत करो, मुझे क्या है? फ़हद ने बात ना मत देखकर मुर्तज़ा से कहा। अब तुम मेरे साथ ऐसा करोगे?
अल्लाह अल्लाह फ़हद तुम कितने बड़े ड्रामेबाज हो। मुर्तज़ा ने उसकी भरपूर एक्टिंग देकर कहा, जाओ जाकर अपनी जिगरी यार से कहो वो तुम्हारे रिश्ता लेकर पहुँच जाएगा बीजान के पास। नहीं यार, मैं मुस्तफ़ा से कुछ नहीं कह रहा, उसके सामने तो मैं इनकार कर चुका हूँ, वो सिर्फ मेरा मजाक उड़ाएगा। इसलिए तो मेरे अच्छे भाई हो, तुम बीजान से बात करो, ये मेरा आखिरी ऑर्डर है। लास्ट में मुर्तज़ा को धमकी देते हुए अपनी फ़ाइल समेटने लगा। वैसे फ़हद साहब, आपको नहीं लगता इस वक्त आपको ऑर्डर देने के बजाय रिक्वेस्ट करनी चाहिए? मुर्तज़ा ने उसे घूरते हुए कहा। नहीं, फ़हद ने नफ़ी में सर हिलाया और बोला, वे वरना तुम मुझे एटीट्यूड दिखाओगे। मुर्तज़ा बस उसे देख कर वो अपनी चीज़ें समेटना अंदर की तरफ बढ़ गया। कल मेरा और मुर्तज़ा की मेहंदी थी, सब डाइनिंग टेबल पर बैठे इन्हीं बातों में मसरूफ़ थे कि फ़हद को आते देखकर मुस्तफ़ा ने टॉपिक बदला और बोला, बीजान तो फिर फलक करने का मेरा और मुर्तज़ा के वलीमे वाले दिन पर होगा। जिस पर बीजान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फ़हद ने नाश्ता करते हुए एक नज़र मुर्तज़ा को देखा। मुर्तज़ा उसकी नज़र अपने ऊपर महसूस करते हुए भी मुकम्मल अपने नाश्ते में मगन रहा। बेशक वो घर वालों को बता चुका था कि फ़हद फलक से निकाह करने के लिए तैयार है, लेकिन इसने इस बात का इंकशाफ अभी फ़हद पर नहीं किया था। फ़हद ने अपने सामने बैठी गुमसुम फलक को देखा, जो हर बात से लाते लोग अपनी प्लेट में पड़े खाने से खेलने में मसरूफ़ थी। बीजान बोली, रुखसाना तुम जाकर फलक के लिए निकाह का जोड़ा ले आना। जिस पर रुखसाना बेगम ने ताबेदारी से कहा, जी अम्मी मैं चली जाऊँगी, फलक को भी साथ ले जाऊँगी, अपनी मर्जी के लिए लेगी। इस तमाम गुफ्तगू में भी फलक ने कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन अब ये निकाह कैसे हो सकता है? फ़हद ने जल्दी से कहा। क्या मतलब कैसे हो सकता है? मुस्तफ़ा ने उसे घूरते हुए पूछा और फिर बोला, जैसे होता है, काजी होगा, फलक और वकार होंगे, हम सब होंगे और हाँ गवाह भी होंगे। मैं तुमसे निकाह का तरीका नहीं पूछ रहा। फ़हद ने खा जाने नज़र से मुस्तफ़ा को देखा और फिर मुर्तज़ा को। नहीं, मैंने कहा शायद मुस्तफ़ा ने अपनी मुस्कुराहट दबाते अनजान बनते हुए कहा। वो बीजान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, फ़हद ने कहा। अभी फ़हद कुछ और कहता कि फ़लक टेबल से उठ गई, जिस पर बीजान ने उसे रोका और बोली, फ़लक नाश्ता तो कर लो। नहीं बीजान, मेरा दिल नहीं चाह रहा, बाद में खा लूँगी। फ़हद ने अपने सामने खड़ी फ़लक का गौर जायज़ा लिया। न आँखों में कोई रमक थी, न चेहरे पर कोई तासुर। खामोशी से अपनी प्लेट उठाती किचन की तरफ बढ़ गई थी। फ़हद को यूं फलक को तख्ता पाकर बीजान बोली, तुम कुछ कह रहे थे फ़हद? जी भाईजान, मैं तुम्हें कह रहा था कि फ़हद कुछ हिचकिचाया, इससे पहले वो अपनी बात मुकम्मल करता। मुस्तफ़ा ने मिरहा को इशारा किया, जिस पर मिरहा फ़ौरन शरारत से बोली, बीजान उस दिन वकार भाई की मॉम कह रही थी कि फ़लक का ड्रेस रेड कलर का हो, क्योंकि वकार भाई को रेड कलर बहुत पसंद है। उन्होंने ये भी कहा कि वो भी साथ शॉपिंग पर चलेंगी, तो हम उन्हें भी कॉल कर लें, वो भी आ जाएं। हाँ ठीक है भाई, ये वकार को पसंद, फ़लक को वही सूट पहनना चाहिए। काम करो, तुम इसकी माँ को भी कॉल कर लो ताकि वो भी साथ ही चली जाए। बार बार वकार का नाम सुनकर फ़हद टेबल से उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ फ़हद, तुम कुछ बोल रहे थे, बोलो। कुछ नहीं बीजान, आप सब फ़लक के कपड़े डिसाइड कर लें, मेरी बात कहाँ इतनी ज़रूरी है। कहते हुए वहाँ से तन फन करते हुए अपने कमरे में आया। उसके जाते ही सब हंसने लगे, कब से अपनी हंसी रोके बैठे थे। रुखसाना बेगम बोली, मैं देखती हूँ जाकर क्या कहता है मुझसे। मुस्कुराती हुई सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। बेशक फ़हद के फैसले से सभी बहुत खुश थे, लेकिन उन्होंने फ़हद को बहुत तंग किया था। इतना सर से चढ़ाना तो सबको बनता था। वो शुरू से ही कुछ जल्दबाज और गुस्से का तेज़ था। किचन से निकलती फलक को बीजान ने आवाज़ देकर रोका, जिस पर वो खामोशी से चलती हुई उनके सोफे पर आ गई और बोली, जी बीजान, इतनी उदास क्यों है मेरी बच्ची? बीजान ने उसके गाल को नरमी से छूते हुए पूछा, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बीजान, बस यूं ही। अच्छा फलक, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी शादी वकार के बाद जाए फ़हद से कर दी जाए तो? फलक ने नज़र उठाकर बीजान को देखा और बोली, जिससे मर्जी कर दी जाए बीजान, अब मुझे अब सब कुछ छोड़कर ही जाना पड़ा है तो क्या फ़र्क पड़ता है किसी से भी शादी हो। उसकी इस बात पर सबको प्यार आया था, जो आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए भी जान को देखते हुए कह रही थी। बीजान ने मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ लगाया और बोली, अगर फ़हद से तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें ये घर छोड़कर थोड़ी जाना पड़ेगा। क्या बीजान, आप फ़हद भाई की बात कर रही हैं? फलक ने तकरीबन चीखते हुए पूछा था। हाँ बिल्कुल, बीजान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन बीजान, फ़हद भाई से मेरी शादी कैसे हो सकती है? एकदम परेशानी से पूछा गया। अरे बुद्धू, तुम्हारा कोई सगा भाई थोड़ी इससे हो सकती है शायद तुम्हारे फ़हद के साथ। एक लम्हे में आंखों में फिर खुशी उतरी थी, वो फिर बोली, नहीं हो सकती। ना बीजान मायूसी से जवाब आया, क्योंकि फ़हद अंकल ने मुझे अडॉप्ट किया था। मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा, मिरहा और बाकी सब जो उसके पास बैठे उससे गुफ्तगू सुन रहे थे। फ़हद को अंकल कहने पर मुस्तफ़ा का कहकर बहस साख्ता था। मिरहा और मुर्तज़ा भी हंस रहे थे। बीजान अपनी हंसी जब्त करते हुए बोली, फिर भी हो सकता है फ़र्क, तुम्हारी शादी फ़हद से अच्छा, और मुझे वो अडॉप्ट पेपर से दिखाओ, किधर अडॉप्ट किया फ़हद ने, क्योंकि वो सब हज़ार दफ़ा ये सुन चुके थे फ़हद ने उसे अडॉप्ट किया था, लेकिन आज तक ना कोई अडॉप्शन पेपर देखा और ना ही कभी फ़हद ने इस बात की तस्हीह की थी। ठीक है बीजान, मैं लेकर आती हूँ, और आप सबसे कहीं यह हंसने बंद करें। इन सबको अपने ऊपर हंसा देकर फलक ने घूरते हुए कहा और ऊपर अपने कमरे की तरफ चली गई। फ़हद कमरे में पहुंचकर गुस्से से इधर उधर टहल रहा था कि रुखसाना बेगम कमरे में दाखिल हुई और बोली, फ़हद ये कौन सा तरीका है अम्मी से बात करने का? उनकी सख्त आवाज़ पर फ़हद मुड़ा और बोला, मॉम, मैं भी तो एक ज़रूरी बात करना चाहता, लेकिन सबको तो नीचे फलक के कपड़ों की पड़ी है, हद होती है मतलब। अच्छा ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है तुम्हें? रुखसाना बेगम ने अब भी ज़रा गुस्से से पूछा। और एक लम्हे के लिए फ़हद रुका। रुखसाना बेगम ने फिर उसे घूरा तो वो फ़ौरन बोला, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि एक वक्त फिर आया। फ़हद, बात करने वाले बात कर लेते, तुम्हारी तरफ 50 अटैक नहीं कर लेते। खैर छोड़ो ये सब और चलो चल के अम्मी से माफ़ी मांगो। मुस्कुराहट जब करते हुए रुखसाना बेगम का चेहरा सुर्ख हो रहा था।
मैं मांग लूँगा माफ़ी, पहले मेरी बात तो सुने। फ़हद ने आगे बढ़ते हुए उसके हाथ अपने हाथों में लिए, फिर गोया हुआ। वो मैं फ़लक को पसंद करता हूँ, उसे शादी करना चाहता हूँ। एक हिसाब से पूरा जुमला कह दिया। रुखसाना बेगम ने अपने तासुरात हमवार रखते हुए कहा, और जब मैं तुमसे पहले पूछ रही तुम फ़लक को पसंद करते हो या नहीं, तो तुमने साफ इनकार कर दिया। अब जब इसकी बात कही और पक्की हो गई तो तुम्हें इससे शादी करनी है, कोई मजाक थोड़ी है, एक बार फिर सोच लो। रुखसाना बेगम ने संजीदगी से कहा, माम मैंने सोच लिया, प्लीज़ अब कुछ भी करके बीजान से बात करें ना। ठीक है, लेकिन तुम मेरे साथ चलो, मैं अकेले क्यों उनकी डांट सुनूँ। रुखसाना बेगम ने फ़ौरन कहा, ठीक है, लेकिन बात आप करेंगे। फ़हद ने उनसे डील करते हुए रुखसाना बेगम के साथ जाया। फ़लक ने वो कागज़ बीजान की तरफ बढ़ाया जिस पर फ़हद ने लिखकर उसे अडॉप्ट किया था, उसके मुताबिक। बीजान ने वो कागज़ मेरा की तरफ बढ़ाया। मेरा नाम फ़हद है और मैं तुम्हें अडॉप्ट करता हूँ। मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा और तुम्हें बाकी सबसे ज़्यादा महफूज रखूँगा, और ये गन मैं तुम्हें तुम्हारी हिफाजत के लिए देता हूँ। नीचे फ़हद के साइन थे और एक साइड पर एफ लिखा गया, जो कि शायद फ़लक के साइन थे। वो कोई अडॉप्शन पेपर नहीं, बल्कि दवा की पर्ची पर लिखी गई एक मामूली सी तहरीर थी। मेरा उसे पढ़कर हंसते लगी, बाकी सभी तहरीर सुनकर हंस रहे थे, जिस पर फ़लक को इतना यकीन था कि फ़हद सच में उसे अडॉप्ट कर चुका है। मुस्तफ़ा ने आगे बढ़कर मेरा के हाथ से वो पेपर पकड़ा और बोला, तोबा तोबा, कितना गंदा लिखा है फ़लक, तुमने ये कैसे समझ लिया। मुझे भी फ़हद भाई ने पढ़ के सुनाया था। फ़लक ने उसे बताया। अच्छा फ़लक, और वो गन का है जो फ़हद ने तुम्हें दी थी। मुस्तफ़ा ने अगला सवाल किया। वो तो उन्होंने वापस ले लियो जब मैं यहाँ घर आ गई थी, फ़लक ने मुंह बनाते हुए कहा। इसके बाद फ़लक ने बीजान के पास बैठते कुछ परेशान से पूछा, बीजान अब हो सकती है शादी कि नहीं। जिस पर बीजान हंसते हुए बोली, हाँ हाँ हो सकती है। और मेरे फ़लक के पास बैठते उसे कहा, देखो जिस तरह फ़हद भाई ने तुम्हें यहाँ अडॉप्ट किया है ना, अब ये पेपर एक्सपायर हो गया, अब वो तुम्हें एक नए तरीके से अडॉप्ट करेगी, जिसके बाद तुम्हारी सारी ज़िंदगी इस घर में रहोगी। फ़हद भाई के साथ सची, फ़लक ने पुरजोश होते हुए पूछा, और बोली मतलब मुझे आप सबको छोड़कर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें काम करना होगा। क्या, फ़लक ने बेताबी से पूछा। अब से तुम फ़हद भाई को भाई या अंकल नहीं कहोगे, सिर्फ फ़हद कहोगे, ओके, क्योंकि अब तुम्हारी उनसे शादी हो जाएगी और तुम्हारे हस्बैंड बन जाएंगे। लेकिन वो तो मुझसे इतने बड़े, मैं उन्हें फ़हद कहती अच्छी तो नहीं लगती। उन्होंने परेशानी से अगला मसला बयान किया। अब मेरा ने मदद तलब नज़र से बीजान को देखा था, जिस पर वो जान बोली, देखो मेरा भी मुर्तज़ा से 3-4 साल छोटी है, वो भी तो मुर्तज़ा को मुर्तज़ा ही कहती है, क्योंकि वो उसकी वाइफ है। इससे तुम्हें फ़हद को से फ़हद कहोगी, अब तुम फ़हद की वाइफ बन जाओगी। और वैसे भी तुम दोनों में 6-7 साल का ही फ़र्क है। ठीक है बीजान, लेकिन फिर भी फ़र्क तो है ना। अब बीजान का दिल किया हो कि वो अपना माथा पीटे, फिर बोली, ठीक है, फिर तुम्हारी शादी वकार से ही कराऊंगी। नहीं नहीं प्लीज़ बीजान, मैं फ़हद भाई को अब से पक्का फ़हद ही कहूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे उस वकार से शादी नहीं करनी। वो भाई ना कहने पर एक बार फिर भाई कहते अभी बीजान को मना रही थी। फ़हद ने नीचे आते हुए फ़लक को बीजान के पास बैठे चहकते हुए देखा तो हैरान हुआ। अभी 2 मिनट पहले तो मुंह लटका पूरे घर में घूम रही थी और मोहतरमा हंसते हुए बीजान से कुछ कह रही थी। रुखसाना बेगम ने पास आते बीजान को मुखातिब किया और बोली, अम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बेटा, क्या बात है, बीजान ने रुखसाना बेगम को देखते हुए कहा, जिस पर रुखसाना बेगम शरारत से बोली, ये फ़हद का आपसे कुछ कहना है। फ़हद तो माँ के बदलने पर उसे देख कर रह गया। हाँ भाई फ़हद, बोलो क्या कहना है, कब से तुम्हें कुछ कहना है लेकिन बोलते तुम कुछ नहीं हो। बीजान ने मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा। वो बीजान, मुझे आपसे कहना था कि आप फ़लक की शादी मत रुकवाएं, मत करवाएं। इससे पहले बीजान कुछ कहती फ़लक फ़हद के सामने खड़े तो बोली, क्यों, मुझे शादी करनी है। फ़हद ने हैरान होते हुए फ़लक को देखा और फिर बोला, तुम तो पहले गई थी, तुम्हें शादी नहीं करनी अचानक से। हाँ, तो पहले मुझे आप सबको छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन अब बीच में कोई गड़बड़ नहीं है। उंगली उठाकर फ़हद को वार्न करते हुए बोली। लेकिन फ़लक, इससे पहले फ़हद अपना जुमला मुकम्मल करता फ़लक बीजान के पास बैठी हुई बोली, बीजान अब आप इन्हें कहें कि इन्हें क्या मसला हो रहा है मेरी शादी से। देखो फ़लक, ऐसे थोड़ी होता है, हम दूसरों के साथ ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं कि वो हमसे ही शादी करे। अगर फ़हद इनकार करे तो मैं क्या कर सकती हूँ। बीजान ने कुछ अफसोस से फ़लक को देखते हुए कहा। फ़हद का तो अब सर चकरा रहा था फ़लक की बातों से, लेकिन बीजान फ़हद भाई को क्या मसला हो सकता है। आंखों में आंसू भरते फ़लक ने बीजान से सवाल किया, अब ये तो तुम फ़हद से ही पूछ लो। बीजान ने मुस्कुराते हुए कहा। फ़लक आंखों में नमी लिया वापस फ़हद के सामने खड़े होती बोली, आप मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते। फ़हद ने बेयकीनी से फ़लक की तरफ देखो, बोला, क्या कह रही हो तुम। उसे लगा शायद उसे सुनने में कोई गलती हो गई है। फ़लक ने उसका बाजू पकड़कर हिलाते हुए पूछा कि मैं पूछूंगा आप मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते। फ़लक के चेहरे से नज़र हटाते फ़हद ने पीछे खड़े अपने घर वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। फ़हद को अब भी नहीं समझ आ रही थी कि वहाँ हो क्या रहे, और एक फ़लक जो उसका बाजू पकड़े खड़ी उससे सवाल करी थी। फ़लक कुछ पूछ रही है, फ़हद जवाब दो। बीजान ने कहा, लेकिन आप तो वकार से फ़लक का निकाह करवा थी ना। फ़हद ने बेयकीनी से पूछा। हाँ, मेरा तो इरादा यही था, लेकिन मुर्तज़ा ने कल मुझे कहा कि तुम फ़लक से निकाह करना चाहते हो, और फ़लक तो पहले ही ये चाहती थी, लेकिन अगर तुम्हारी मर्जी नहीं शामिल तो कोई बात नहीं। बीजान ने सहूलत से कहा। फ़हद को सब समझ आते हैं, सबको एक साथ होना और फ़हद और फ़लक को देखकर मुस्कुराना। फिर फ़हद बोला, आप सब लोग मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे। तुम्हारा हमारा मजाक है सही, मुस्तफ़ा ने आंखें घुमाते हुए कहा, जिस पर सब बेसख्ता हंस दिए। अब आप सब लोग हंस क्यों रहे हैं। फ़लक ने कुछ झंझला कर कहा और फिर से फ़हद का बाजू झंझोड़ते हुए बोली, बोले ना फ़हद, आप करेंगे मुझसे शादी। फ़हद भाई अब हाँ कर दे, कब से फ़लक पूछ रही है। मिराह ने मुस्कुराते हुए उसे छोड़ा।
फहद ने दोबारा नजर फलक के चेहरे पर मरकूज की। आज तो देखने का नजरिया ही बदल गया था उसकी। खामोशी से खुद को देखने पर फलक बोली, प्लीज़ कर लेना मुझसे शादी। आंखों में फिर नमी उतरने लगी थी। फहद की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। बोला, ठीक है, मैं करूँगा तुमसे शादी। सच? फलक ने चीखते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल सच, फहद ने मुस्कुराते हुए उसे यकीन दिलाया। दाओ अब मुझे अब सबको छोड़कर सबको छोड़कर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। कहते साथ ही वो आगे बढ़ी और फहद को बिना कुछ समझने का मौके दिया उसके सीने से लगी। उसके इस हमले पर फहद जी भरकर शर्मिंदा हुआ और वहाँ पर सब बड़ों की मौजूद में, जबकि बाकी सब इधर उधर देखते अपनी मुस्कुराहट जब्त कर रहे थे। फहद न महसूस अंदाज में उसे खुद से दूर करते हुए बोले, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? फलक ने कुछ हैरान होते हुए फहद के सामने खड़े होते पूछा। बाकी सब घर वाले भी कुछ हैरान हो गए। फहद आगे बढ़ता अपने पास टेबल के दराज से कापी और पेन निकाल कर बोला और इस पर कुछ लिखते हुए अपने साइन करके कागज फलक की तरफ बढ़ाया। क्या लिखा है फलक? इस पर बीजान ने पूछा। फलक ने एक नज़र मुस्कुराते हुए फलक घूरा और फिर पढ़कर बीजान को सुनाने लगी। तो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करोगी और कॉलेज से कोई बेफजूल छुट्टी बगैर मेरी इजाज़त की नहीं करोगी। और दूसरी शर्त, मुझे मेरी जॉब छोड़ने का नहीं कहोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तीसरी शर्त, तुम मेरी सारी बातें मानोगी और कोई फजूल जिद नहीं करोगी। इसकी शर्तें सुनकर बीजान और बाकी सब भी हंसे और फिर बीजान बोली, फलक तीसरी शर्त को काट दो, पहली दोनों शर्तों के नीचे साइन कर दो। बीजान, तीसरी शर्त क्यों काट रही है? फहद ने फौरी पूछा। क्योंकि वो तुम्हारी वो शर्त बिल्कुल बेफजूल है और भैया अगर तुमने ये शर्त रखी तो हम अपनी बेटी नहीं दे रहे तुम्हें। बीजान ने साफ इनकार करते हुए बोला। बीजान, फहद ने मुंह बनाते हुए बीजान को देखा। देखो फहद, बीवी को पूरा हक होता है जिद करने का, नखरे दिखाने को, बातें ना मानने का, इसलिए हम तुम्हारी ये शर्त नहीं मान रहे। बीजान ने बहुत ख़त्म करते हुए ऐलान किया। और अब तुम और फलक जाकर अपने निकाह का जोड़ा पसंद करके ले आओ। जिस पर हम दोनों ने खामोशी ने सर हिला दिया। चले जल्दी करें, हैदर किधर रह गई आप? कमरे में आते हमाद ने हेरा को शीशे के सामने खड़े चूड़ियाँ पहनते देखा। हेरा ने नज़र उठाकर हमाद को घूरा। अब दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहनने लगी। हमाद ने सजी सवरी अपनी नाराज़ बीवी को देखा तो खामोशी से उसके पीछे खड़े होते उसे अपने हसार में ले लिया। उसके कंधे पर थोड़ी टिकाए। भूला, कब तक नाराज़ रहने का इरादा है आपका? आपको क्या फ़र्क पड़ता है मेरी नाराज़गी से? कहते हैं हेरा अपने काम में मशगूल रही। फ़र्क पड़ता है ना मेरी जान, हमाद ने यूं ही प्यार से उसका गाल चूमते हुए कहा। छोड़ो मुझे हमाद, आप लेट नहीं हो रहे? हेरा ने यूं ही खफगी से जवाब दिया। अच्छा आई एम सॉरी, हमाद ने उसे मनाते हुए कहा। उसका हिसार तोड़कर निकलते हुए हेरा गुस्से से बोली, अब आपकी सॉरी का मैं क्या करूं? पप्पू, मेहरमा और डैड भी चले गए। मैं अभी तक घर पे हूँ जिसकी 2 भाइयों की शादी है। सब कुछ आपकी वजह से हुआ। मुझे वहाँ हफ्ता पहले जाना चाहिए था। मैं मेहंदी से घंटा पहले जा रही हूँ चादर लेते हुए। हेरा ने खफगी से कहा। या अल्लाह, एक हफ्ते में कैसे रहता आपके बगैर? हमाद ने मुँह बनाते हुए कहा। वैसे ही पहले जैसे शादी से पहले रहते थे। हेरा गुस्से से कहती है। अपना बैग बंद करते उठाने लगी। वो तो 1 साल पुरानी बात है और अब मैं बिल्कुल नहीं रह सकता आपके बगैर। वैसे भी अब 2 दिन के लिए जा तो रही है। हेरा के हाथ से बैग पकड़ते हमाद ने कहा। सिर्फ 2 दिन? हमाद, हेरा ने गाड़ी में बैठते हुए कुछ अफसोस से कहा। हाँ ना, 2 दिन में तो मैं बोर हो जाऊंगा, कोई होगा नहीं दिन रात में ऐसा झगड़ने के लिए। हमाद ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कुछ अफसोस से कहा। मतलब मैं सिर्फ आपके साथ झगड़ती हूँ, ठीक है? अब मैं 2 हफ्ते से बिल्कुल घर पर नहीं आ रही हूँ। सुकून से रहिएगा अकेले। हेरा ने चढ़कर कहा। आप ये जुल्म मेरे पर बिल्कुल नहीं करें वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमाद ने उसे धमकाते हुए कहा। डियर हस्बैंड, आपको लगता है कि आपसे बुरा वैसे भी कोई है? लोगों के भाइयों की शादी होती है तो बहनें महीना पहले चले जाते हैं और एक मैं हूँ कि मेहमानों की तरफ मेहंदी पर जा रही हूँ। मुस्कुराते हुए हमाद ने हेरा को देखा जो पिछले 2 दिन से हमाद से नाराज़ थी क्योंकि उसे जाने नहीं दे रहा था। बेशक नाराज़ हेरा थी लेकिन हमाद के पास थी और यही बात हमाद के लिए काफ़ी थी। अब हंसी हमाद को खामोशी से खुद को तख्ता पाकर हेरा ने घूरते हुए कहा, जिस पर उसकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई और गाड़ी घर के सामने रोकते बोला, अच्छा आप अपना मूड ठीक करें, सब क्या सोचेंगे कि हम लड़कर आए हैं? हमाद ने सुलह करने के अंदाज में उसका हाथ थामते हुए कहा। बिल्कुल भी नहीं, अब आप अंदर चले, मैं आज बीजान से आपकी शिकायत करूंगी। हेरा ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा तो आप बीजान से ये कहने वाली कि आपका शोहर आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि एक दिन भी आपके बगैर नहीं रह सकता? देखना बीजान बहुत खुश होंगी। इसकी बात पर हेरा के गाल टमाटर हुए लेकिन बिना कुछ कहे गाड़ी से उतरी। हमाद उसका हाथ थामते चलते हुए बोला, अब मेरी शिकायत लगा भी दीजिएगा, ये ना हो कि आप लगाए ना, और अगर आप शिकायत लगाएंगे तो मेरा ही फ़ायदा है। बीजान आज भी आपको मेरे साथ भेज देंगी। हमाद ने मुस्कुराते हुआ कहा, जिस पर हेरा उसे घूर कर रह गई क्योंकि सब उनका ही इंतजार करते। फिर बारी बारी सब दोनों से मिले। मेरा फलक और घर की बाकी लड़कियां सब लड़की को मेहंदी लग चुकी थी। फंक्शन छोटा सही था। वो अपने कमरे में आराम से बैठी अपनी मेहंदी सुखा रही थी। बाकी सब उसे बार बार किसी न किसी बात पर छेड़ती जिसका आज मिरहा का ब्लश करके कोई हाल नहीं था। फरजाना पप्पू की फैमिली से सिर्फ उनके हस्बैंड आए थे। उनका बेटा काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर था और मारिया के पेपर थे या फिर वो आना नहीं चाहती थी। मारिया को तो यही लगा। खैर इसमें मारिया की कोई गलती थी नहीं और फायजा मारिया के साथ रुकी हुई थी। मुर्तज़ा चेंज करके लेटने लगे। उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। दरवाज़ा खोला तो सामने मुस्तफ़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। मुर्तज़ा ने उसे घूरा, बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर मुस्तफ़ा ने मुस्कुराते हुए कमरे में कदम रखा और दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, बीजा ने कहा था कि मुझे तुम्हारे पास सोना है, भूल गए क्या?
तो मैं आंखें घुमाते हुए बेड पर ढेर हुआ। मुस्तफ़ा उठो और अपने कमरे में जाओ, मुर्तज़ा ने उसे घूरते हुए कहा। बिल्कुल भी नहीं, बीजा ने कहा, मैं तुम्हारे कमरे में ही सोऊंगा वरना तुम मेरे हाथ से मिलने पहुंच जाओगे, और ऐसा मैं होने नहीं दे सकता। बाजू फोल्ड करते सर के नीचे रखते मुस्तफ़ा ने भरपूर मुस्कुराहट के साथ मुर्तज़ा को चलाते हुए कहा। हाँ तो भाई मेरी बीवी, अगर मैं मिलने चला भी जाऊँ तो तुम्हें क्या है भाई, देखो जब बीजा ने मना कर दिया तो कर दिया, इसलिए तुम बेफजूल के ड्रामे ना करो और सो जाओ, वरना सुबह तुम पर रूप नहीं आएगा। हंसते हुए मुस्तफ़ा उसको बेड के पास इशारा करते हुए बोला। कभी कभी मुझे सच में समझ नहीं आता तो मेरे भाई हो या दुश्मन। इसके घूरते हुए मुर्तज़ा बेड पर लेट गया। अस्तगफिरुल्लाह मुर्तज़ा, कितने बेसब्रे हो रहे हो तुम, कल इस वक्त तुम्हारे पास ही होगी तुम्हारी बीवी, मुंह बनाकर कहते मुस्तफ़ा ने लाइट्स ऑफ किया थी। नहीं नहीं, कल भी आप सब लोग कर्फ्यू लगा दीजिएगा, गुस्से से कहते करवट लेते वो आंखें बंद कर चुका था, जबकि मुस्तफ़ा ने मुस्कुराते उसके पुश को घूरा और इन दोनों की आने वाली ज़िंदगी के लिए दिल से दुआ करते वो भी आंखें मूंद गया। घर में हर तरफ गहमा गहमी थी, कुछ लोग मैरिज हाउस के लिए निकल चुके थे और कुछ अभी घर की तैयारी में मसरूफ़ थे। मेरा ने आईने में अपना अक्स देखा, उसे अपने आप से ही शर्म महसूस हो रही थी। आयशा बेगम और उबैद साहब हल्की सी दस्तक देकर कमरे में दाखिल हुए। अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखकर आयशा बेगम की आंखें नम हुई और आगे बढ़ते बारी बारी दोनों मेरहा से मिले और ढेरों दुआई दी। कुछ भी हुआ, आज के बाद उनकी बेटी पराई होने वाली थी। बेशक वो एक ही घर में थे, लेकिन फिर भी आज से हकदार बदल जाने थे। इन दोनों की आंखें नम देखकर मेरा की आंखें भी नम हुई। मुस्कुराते हुए बोली, बस आप लोग मुझे इमोशनल ही करने आए, खामखा मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा। टिशू बॉक्स से टिशू निकालते अपने आंसू खुश करते हुए बोली, जिस पर वो दोनों भी नम आंखों से हंसती दी। चले अब उबैद साहब ने कहा तो आयशा बेगम की आंखों में एक दफ़ा फिर नम हुई, जिस पर मिर्हा बोली, या अल्लाह मामा क्यों रो रही है, अब मुझे दुल्हन होकर ज़रा भी नहीं रोना आ रहा। अच्छा एक काम करते हैं, हम मुर्तज़ा को घर जमाई रख लेते हैं, उनके कमरे शिफ्ट होने की बजाय उनको अपने कमरे में बुला लेती हूँ, फिर तो आप नहीं रोएंगी ना। इस बात पर आयशा बेगम भी खिलखिलाकर हंस पड़ी, फिर यूँ ही से मुस्कुराते हुए मेरे झाल के निकले। बारात आने का शोर उठा तो मेरा ने ब्राइडल रूम के दरवाजे से बाहर झांकते हुए अपने खूबरू दूल्हे को देखा, जो ब्लैक शेरवानी में नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रहा था। हिरा ने मेरा को छेड़ा और बोला, शर्म करो लड़की, अपने दुल्हे को इस तरह चोरी चोरी देख रही है। जिस पर मेरा अपने लहंगा संभालती हुई लड़क मोड़कर मुस्कुराते हिरा उसे कहने लगी, हाँ तो अपना दूल्हा देख रही कौन सा किसी और का। फिर वो दोनों हंस दी। मेरा और हिरा खाने से फारिग हुई थी कि फलक ने कमरे में आते ही कहा, हिरा आपी अब बाहर ले आए मेरा आपी को। मेरा ने शीशे में से आखिर नज़र खुद पर डाली और खड़ी हुई। हिरा ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, रिलैक्स। और मेरा की नम हथेली महसूस कर चुकी थी। मेरा ने एक नज़र हेरा और फलक को देखा और एक लंबी सी सांस ली तो हेरा खुलकर हंसी और बोली, अब पता चला कैसा फील होता है। मेरा ने बेबसी से एक नज़र हेरा को देखा और फिर खुद को कंपोज करके बोली, कुछ नहीं होगा, मुर्तज़ा ही तो है। जिस पर हेरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अच्छा जी, खुद को यकीन दिला रही हुई अब मुझे। जैसे वो हॉल में एंटर हुई तो सबकी नज़र बेख्तियार उसकी तरफ उठी। हर कैमरे का रुख और स्पॉटलाइट इस वक्त मिर्हा पर थी। कभी नज़र उठाते तो कभी झुकाते वो ऐसा ऐसा कदम लेते हुए मुर्तज़ा के करीब आ रही थी। दोनों के दिल की धड़कनें बेशुमार हुई थी। अपने निकाह से लेकर एक दूसरे के साथ गुजारे लम्हात किसी फिल्म की तरह जहन के पर्दे पर चलने लगे, बिना किसी रुकावट के एक दूसरे को पा लेने की खुशियाँ आज वो दोनों ही महसूस कर सकते थे। स्टेज पर चढ़ने के लिए मुर्तज़ा ने अपनी हथेली फैलाई तो मेरा ने उसे अपना सजा हुआ हाथ रखा। मुर्तज़ा इसके हाथ की कपकपाहट वाज़ह फील कर चुका था। मेरा ने नज़र उठाकर मुर्तज़ा को देखा। मेरा की आंखों में हल्की सी नमी देखकर मुर्तज़ा की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। सारा हाल ताली से गूंज उठा और इस खूबसूरत मंजर को कितने ही कैमरों ने हमेशा के लिए महफूज कर लिया। एक दूसरे के बराबर में बैठे मुकम्मल मंजर पेश करे थे। आहिस्ता से मेरा के हाथ पर हाथ रखते हुए मुर्तज़ा बोला, रिलैक्स, आपकी शादी है, आपको एंजॉय करना चाहिए, न कि घबराना चाहिए। मेरा ने मुस्कुराते हुए मुर्तज़ा को देखा। इससे पहले कि वो कुछ कहती कि सब बारी बारी स्टेज पर उनके साथ बैठे तस्वीरें बनवाने लगे। अब मेरा मुतमईन सी बैठी मुस्कुराते हुए मुर्तज़ा से हल्की फुल्की गुफ्तगू कर रही थी। यूँ ही रुखसती का शोर उठा तो सबने मेरा को छेड़ा कि वो थोड़े बहुत रो ले, जिस पर वो हंसती हुई बोली, नहीं आ रहा रोना, किधर से लाऊं अब। इसी तरह हंसते मुस्कुराते सब घर की तरफ हंसती हुई बोली, नहीं आ रहा रोना तो किधर से लाऊं अब। इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए सब घर की तरह रवाना हो गए।